नेक्स्ट सिनारियो, अगेन लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, लेकिन ये लाइबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर, हेडिंग लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर है, लेकिन झंडू मतलब दिस इज व्हाट ए बेसिक एग्जांपल वंस अगेन। ओके, व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस कंटेंट ना, कौन सा क्वेश्चन किधर डाल रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर का पार्ट ही नहीं है, ये कंपनी ऑडिट का ही पार्ट है, वेयर इट कम्स विद द ट्रिब्यूनल का सुओ मोटो निकालने का काम। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखो, ओके, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू चेंज द ऑडिटर ऑफ कंपनी इफ फाउंड एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 140 ऑफ कंपनी एक्ट। दिस इज 145। सर कैसा कर सकता है? क्या ट्रिब्यूनल सुओ मोटो कर सकता है? सुओ मोटो कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो भी कर सकता है। कितने दिन के अंदर? 15 दिन। 15 दिन के अंदर वो लोग एक्शन लेंगे और 15 दिन के अंदर वो ऑडिटर को निकाल सकता है। इफ ही इज आइडेंटिफाइड अंडर द एक्ट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के अंदर मिला तो सुओ मोटो इसमें, अगर या तो खुद ही निकाल सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू निकाल सकता है, आइदर ऑफ इट। एक इन लोग ने क्लॉज डाला हुआ है कि अगर वो इस ट्रिब्यूनल की वजह से निकाला गया है तो वो अगले 5 साल, लेकिन वो 5 साल रिलेवेंट ही नहीं है एक्चुअली। अगर अपन सेक्शन 141(2) देखे डिस्क्वालिफिकेशन में अगर देखोगे, ओके, 10 years फ्रॉड का, इफ यू आर गिल्टी अंडर फ्रॉड 10 years हैज नॉट बीन पास्ड अवे, तब तक तो तू बन ही नहीं सकता। तो 5 साल वैसे भी रिलेवेंट नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर तू वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो लेकिन ट्रिब्यूनल की वजह से 5 साल है, तो 5 साल के अंदर अंदर, ओके, 5 साल, नेक्स्ट 5 साल तक तू किसी में ऑडिटर नहीं बन सकता। वैसे भी 5 साल का नहीं है लॉजिक, 10 साल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन। लेकिन लॉजिक ये ध्यान रखना है तेरे को विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो यानी लॉजिकली ये लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर है क्या? लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर है। हाँ, इसमें खाली इतना है कि लायबिलिटी किसकी होगी, लायबिलिटी फर्म पे होगी या ऑडिटर पे होगी? फर्म पे। इंप्रिजनमेंट किसका होगा? ऑडिटर का। लॉजिक याद रखना। ओके, पेनल्टी फर्म पे जाएगी, इंप्रिजनमेंट ऑडिटर का होगा। बस दैट्स इट, दैट कंटेंट दे हैव रिटन। अगला पॉइंट भी फ्रॉड के ऊपर ही है। ओके सर, एवरीबडी क्लियर नहीं है ट्रिब्यूनल वाला? ओके, ये वाला कंटेंट बेसिक ही है, नो अमेंडमेंट है। फ्रॉड कैन बी कमिटेड by management overriding controls using such techniques as engaging a complex transaction that are structured to misrepresent the financial position or performance of the entity. ऐसा हो सकता है अपना ऑडिटर है और अपना कंपनी का मैनेजमेंट है, वो ऐसा कोई एंट्रीज पास कर रहा है जिसकी वजह से अपने को कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। एग्जाम्पल, ओके, अपन के इधर मैं यूजुअली एग्जाम्पल यूज करता ही हूँ। ओके, एक प्रोडक्ट बनाया इंडिया में, वो बनाया था 100 रुपए में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ओके, उसको बेचा 200 रुपए में सिंगापुर में। सिंगापुर से वो बेचा गया कई और एक कंट्री में, उधर से और एक कंट्री में बेचा गया, उधर से और एक कंट्री में बेचा। ऐसा 5-6 कंट्री से जाने के बाद, सारी कंट्री टैक्स हेवन कंट्रीज है, यहां पर टैक्सेशन नहीं लग रहा है। और श्रीलंका में आया, श्रीलंका से वापस अपने इंडिया में आया और अब उसकी परचेज प्राइस जो हुई है वो 1800 रुपए हो गई है। और अभी 2200 रुपए में मैंने बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 400। लेकिन एक्चुअली ये सारा ट्रांजेक्शन किसने किया था? मैंने, क्योंकि भाई मेरे को बचाना क्या था? टैक्स। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट हुआ 400, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट 400 नहीं हुआ है, एक्चुअली प्रॉफिट 2000 प्लस है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन। और ये किसने किया होगा? मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। वो लोग उसी एग्जांपल, मतलब ये पॉइंट पे दे रहे हैं। इन द व्यू ऑफ अबाउ मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड, एक्सप्लेन ब्रीफली ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम सच मैनेजमेंट फ्रॉड। ओके, तो भाई एज ए ऑडिटर जब भी फ्रॉड आ जाए 3 चीजों का ध्यान रख ले। एक चीज है SA 240, बात खत्म, तेरे को फ्रॉड का ध्यान रखना होगा, तेरे को रिस्पॉन्स करना होगा, तेरे को रिपोर्ट करना होगा। दूसरा सिनेरियो तेरे लिए आ जाएगा सेक्शन 143(12), ये तो ड्यूटी रिपोर्ट फ्रॉड है, ये तो मेरे ख्याल से मालूम ही होगा। और एक रिपोर्टिंग आएगा, अगर उस कंपनी को कारो रिपोर्टिंग है तो कारो के अंदर तेरे को रिपोर्ट करना होगा। कारो के अंदर क्लॉज क्या होगा? 10, इट इज क्लॉज 10। ये 3 रेफरेंस तेरे को ध्यान रखना है, बाकी कंटेंट इज अगेन सेम ऑफ स्टैंडर्ड, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस एज सच एज कंटेंट। तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू दिस कंटेंट इट इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू योर सेम आंसर, नो डिफरेंस। तो बस ये 3 चीजों का रेफरेंस याद रखते जा। ओके, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड में मेरे ख्याल से आपको ये मालूम ही होगा कि इफ इट इज लेस देन 1 करोड़, ओके, एंड इफ इट इज मोर देन 1 करोड़, ये और एक आपके अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट क्या बोलते हैं उसके सीरीज में दिए हुए एकेडमिक अपडेट में, बट दिस इज ऑलरेडी ओल्ड वाला सिनेरियो, दिस इज नॉट ए न्यू अमेंडमेंट। ओके, 1 करोड़ के नीचे है तो तेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ के नीचे है तो तेरे को TCWG और मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनको ऑडिट कमेटी को बताने की जरूरत है, और उनके बाद उनसे अपडेट लेने का है कि उनका फॉलोअप करना है। और अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो ये फ्रॉड किसके पास जाना चाहिए?
सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो भी दिन दिए हुए, टोटल मैक्स टू मैक्स 60 दिन का लॉजिक हो जाता। ओके 60 दिन के लॉजिक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट तक रिस्पॉन्ड होना चाहिए, वो भी उनका रिस्पॉन्ड आया उसके बाद वाला सिनारियो। बट दिस इज व्हाट योर फ्रॉड का पॉइंट है, ड्यूटी और टू रिपोर्ट फ्रॉड, ये सेक्शन वाला पॉइंट है, ये आप देख सकते हो, इसमें कहीं कंटेंट डिफरेंस नहीं है। सेकंड वाला सिनारियो, उसके बाद आता है क्वेश्चन 8, ये भी गुड मतलब गुड कैंडिडेट अगेन, कंपेयर एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, टाइम पास आंसर है। ओके अगर आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर एंड रिपोर्टिंग टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ओके सर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है या रिपोर्ट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस? शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग जो होगी सेक्शन 143 के अंदर होगी, और सेक्शन 143 के अंदर होगी रिपोर्टिंग, और एक ये किसके अंदर होगा, एसए 260। मेरे को बता, ओके सर शेयर होल्डर को मेरे को क्या बताना जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू। मेरे को टीसीडब्ल्यू को ट्रू एंड फेयर व्यू थोड़ा ना बताना जरूरी है, ओनली द मैटर्स व्हिच आर रिलेवेंट टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यू दैट नीड टू बी हाईलाइटेड। तो मेरे खाली मैटर्स व्हिच नीड टू बी कम्युनिकेटेड विल बी डिफाइंड, मैटर्स व्हिच नीड टू बी कम्युनिकेटेड ये तेरे डिफाइंड होंगे। ओके और यहां पर ये जो रिपोर्ट आएगी सर, ये वाली कौन सी, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर, ये कौन से डोमेन में होगी, प्राइवेट डोमेन या पब्लिक डोमेन? पब्लिक डोमेन में, यानी ये पब्लिकली सबको मिलेगी। लेकिन जो टीसीडब्ल्यू को रिपोर्ट जाएगी वो पब्लिकली होगी या लिमिटेड पार्टीज को होगी? लिमिटेड पार्टीज, मतलब ओनली लिमिटेड यूजर्स आर देयर फॉर दिस रिपोर्ट। तो याद रखना ये लिमिटेड यूजर्स, बात खत्म, दैट्स योर आंसर टू बी रिमेंबर्ड। आ गया तो बोनस रहेगा, इससे बड़ा बोनस कुछ नहीं होगा, रट्टा मार लेना, बात खत्म है। एवरीबॉडी क्लियर? ओके ये कंटेंट आप ध्यान रखिए, समझ में आया मालिक? ओके ये वाला सिनेरियो होने के बाद योर नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन ऑडिट क्वालिफिकेशन एंड ईओएम, ऑडिट क्वालिफिकेशन और ईओएम। ओके क्वालिफिकेशन एंड ईओएम इज नाउ 705 and 706, 705 and 706 content goes with 1705 and 706. Okay 705 is basically with respect to qualifications, okay, and 706 is with respect to your emphasis of matter. Okay 705 is qualifying the report and 706 is something you need to emphasize to the readers of FS, ये readers of FS को बताना है। Okay 705 में और एक कंटेंट जो अपने लिए आ जाएगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। ओके 705 में व्हेन ऑडिटर क्वालिफाई द रिपोर्ट ही हैव सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रिपोर्ट, यहां पर ऑडिटर डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस, बात खत्म, ये वाला सिनेरियो रहेगा तेरे लिए। तो कंटेंट वाइज यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है जो यूजर को बताना है, एम्फेसिस ऑफ मैटर करना है, अदर मैटर करना है। तो यहां पर ये तेरे लिए पॉइंट डिस्कस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ईओएम एंड ऑडिट रिपोर्टिंग, मतलब ऑडिट क्वालिफिकेशन। तो कैन जस्ट चेक इट आउट विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों आंसर, ये दोनों एलडीआर मार्क कर देना, ये दोनों में से एक कंटेंट की मुलाकात हो सकती है। सेकंड वाला डाउट है, ये वाला डाउट है बिकॉज दिस इज वाज ऑलरेडी देयर इन नवंबर वाला सिनेरियो। ओके ऊपर वाला आंसर अपने लिए एलडीआर मार्क कर देना। अगर हम आप कंटेंट वाइज बोलोगे, अगर इसमें से एलडीआर की बात करें तो यार क्वेश्चन 8A में फर्स्ट वाला आई एम एक्सपेक्टिंग इट आउट, नथिंग मोर देन दैट। तो ये वाला सिनेरियो वी नीड टू फोकस ऑन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर एंड रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी। ओके 8 वाला सेम सिनेरियो, नथिंग चेंज। ओके नेक्स्ट वाला कारो 16 ही है, दिस इज ऑलरेडी आई डू थिंक यू हैव देखा होगा तो रीड किया होगा, तो सेम लॉजिक है। उसके अंदर कारो 16 के अंदर एक क्लॉज है जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, अपना सेकंड लास्ट क्लॉज है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर आपने डायरेक्टर या उनके किसी रिलेटिव के साथ किया है तो उसको हाईलाइट करना होगा, लेकिन अगर उसके साथ में इफ यू आर वायलेटिंग सेक्शन 192 तो उसको और हाईलाइट करना होगा। And section 192 is basically for specific purpose. Okay, that is your next point which has been defined. Under Caro, first point दिया हुआ है, RPS Limited has entered into non-cash transaction with Mr. Rahul, son of director. Son of director हो गया, which is in an arrangement by which RPS Limited is in process to acquire assets for consideration other than cash. Okay, section 192 says you can acquire the assets for consideration other than cash. कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब पहला सिनेरियो क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये कारो रिपोर्टिंग में रिपोर्ट करना पड़ेगा? आंसर इज यस। रिपोर्टिंग क्या करना है कारो में, आप समझ लीजिए, रिपोर्टिंग क्या करना है, अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर किसी डायरेक्टर या डायरेक्टर के बेटे के साथ हुआ है, रिपोर्ट करना है या नहीं करना है? करना है। ओके अब क्या वायलेशन ऑफ सेक्शन 192 हुआ है? नहीं, अपन रिपोर्ट में लिखेंगे सेक्शन 192 इज नॉट वायलेटेड, दैट्स इट। बट वी नीड टू रिपोर्ट देयर वाज ए नॉन कैश ट्रांजैक्शन विथ हुम, किसके साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ था? सन ऑफ द डायरेक्टर। सेम लॉजिक है, तेरा सेम आंसर है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आंसर तेरे को ध्यान रखना है। ओके तो ये तेरे लिए नेक्स्ट कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू कारो, दिस इज सेम सिनेरियो विद कारो। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग कब करना है। तो रिपोर्टिंग वाला क्लॉज 15 बोलते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, ये तेरा पहला पॉइंट आ जाता है, एनएसपी लिमिटेड हैज इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग appearing as fixed assets in financial statements in the name of one of the director who was overlooking the manufacturing activities.
पंडर लोग, फर्स्ट पॉइंट में अगर आपने रीड किया होगा, ये सब रीडिंग पॉइंट पे अभी, ओके, फर्स्ट पॉइंट में फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में सब क्लॉज और है, जिसमें से थर्ड सब क्लॉज एकदम क्लियर कट बोलता है टाइटल डीड्स किसके नाम पे है। तो टाइटल डीड्स अगर कंपनी के नाम पे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइटल डीड्स अदर देन कंपनी के नाम पे है तो उसके डिटेल्स चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कंपनी के अलावा किसी और के नाम पे टाइटल डीड्स है, और अगर आपके टाइटल डीड्स गुम गए तो शायद आपको मालूम होगा वो एफआईआर लॉन्च करना पड़ता है, एफआईआर लॉन्च करके वापस टाइटल डीड्स की कॉपी बनानी चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर हैज बीन डिफाइंड। तो यहां पर ये पॉइंट है, ओके, यहां पर ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यहां पर ये टाइटल डीड्स किसके नाम पे है? डायरेक्टर। शुड आई रिपोर्ट और शुड आई नॉट रिपोर्ट? रिपोर्ट, डेफिनेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। टाइटल डीड्स इज इन द नेम ऑफ कंपनी और नॉट? नो, रिपोर्ट, बात खत्म। वायलेशन कुछ भी नहीं है, यहां पर टाइटल डीड्स बतानी चाहिए। और लॉजिकली कैसे बताते हैं मालूम क्या? एक एक नाम नहीं बताते हम लोग, टोटल प्रॉपर्टी बताते हैं, टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू और टोटल टाइटल डीड्स कितने हैं जो कंपनी के नाम पे नहीं है, बस दैट्स इट, हाउ इट इज बीन डिफाइंड। तो ये दोनों रिपोर्टिंग तेरा सेम है, सेम क्लॉज को उठा के लिखने का है रे, तेरे को कुछ भी नहीं करना है। जो भी बुक रिफर कर रहा है, डोंट मॉडिफाई ऑल्सो बुक कंटेंट, तू XYZ बुक रिफर कर रहा होगा, जो बुक के अंदर तूने मसाला पढ़ा ना, खाली बस तेरे को क्लिक होना चाहिए कौन से क्लॉज में, और पॉइंट भी नोटेड, क्लॉज नंबर नहीं याद होगा तो गेम हो रही है, ओके, बिकॉज CA फाइनल के लेवल के अंदर वो तेरे को चाहिए ही चाहिए, वो क्लिक होना चाहिए, उधर का मसाला रट्टा मारा हुआ लिख देने का, बात खत्म। उधर जो लिखा है ना सेम सेम लिख देने का, और उसके बाद बोलने का कि यहां पर ये लिखा हुआ है और इसमें यहां पर ये टाइटल डीड इसके पास है, इसलिए हम लोग कारों के अंदर इसको रिपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। बाकी कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको नहीं करना है। सेम एंड विच एवर बुक यू आर रिफरिंग, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी बुक एज सच, ओके। तो ये तेरा सिनेरियो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कारो रिपोर्टिंग। कारो रिपोर्टिंग का सिनेरियो ये रहेगा, एवरीबॉडी क्लियर? एंड कारो रिपोर्टिंग का एक लास्ट क्लॉज है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ओके, जो भी कॉर्पोरेशन वाले सिनेरियो में रहेंगे, इसके लिए ये NBFC के ऑडिट चैप्टर में कारो रिपोर्टिंग आएगा, ओके। बट अदर देन दैट देयर इज नो अमेंडमेंट इन कारो, हाँ, कारो के इसमें अमेंडमेंट नहीं है, ओके। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मेन क्रिटिकल टॉपिक है, जिसके इसमें सबके दिमाग में रहता है कि भाई यार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? LODR रिक्वायरमेंट। LODR का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सर, ओके, ऑन फ्रैंक पॉइंट डेफिनेटली आफ्टर, मतलब अभी एक बार ये मेरा एक पार्ट खत्म हो जाए उसके बाद अपन टाइम आउट लेते हैं, और उसके बाद मैं डेफिनेटली LODR ही चालू करूंगा स्टार्टिंग का सिनेरियो, क्योंकि एकेडमिक अपडेट में अपने अपना वही बचता है, बाकी तो ज्यादा बचता नहीं है। एक LODR है और एक CFS है, CFS का कंटेंट इधर ही डिस्कस हो जाएगा। अगर अपन बात करें LODR की, ओके, अगर आपने पहले वाला क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट जिसने जिसने पढ़ा हुआ है, ओके, क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट, कॉपी पेस्ट आंसर, कॉपी पेस्ट, नो सिंगल चेंज इज देयर, कॉपी पेस्ट आंसर है सर। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना ही है, क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट इज बिफोर लिस्टिंग योरसेल्फ। If you want to list it out, okay, what are the clause 49 listing agreement you need to comply, and then your listing process starts. Now once you are listed, okay, during the listing पूरा process, पूरा continuous time, you need to comply with LODR. यानी logically clause 49 listing agreement is not only one time concept, it is continuous process. बस वो continuous process को नाम चेंज करके इन लोग ने क्या किया है? LODR, बस पॉइंट ये है। अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लॉज 49, नहीं पढ़ा होगा वैसे भी किस्मत तुम्हारी, मतलब फिर तो क्या है, फिर सब बोनस ही है तुम्हारे लिए। ये सिनेरियो, तो ये पॉइंट, यानी इसमें क्या है सर मालूम है क्या? कंपोजिशन ऑफ BOD क्या होना चाहिए? तुम लिस्टिंग कर रहे हो ना पब्लिक केस में, तुम्हारा कंपोजिशन क्या होना चाहिए? ओके, कंपोजिशन के साथ में तुम्हारा ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेक्शन 177 नहीं, 177 का कंपोजिशन इधर डिस्कस ही नहीं किया जा रहा है, ये हमारा कंपोजिशन अलग है। अगर तुम 177 में है उसके अंदर का कंपोजिशन और ये भी एप्लीकेबल है, तुमको ये कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोर रिजिड है। ये किया तो 177 वैसे ही होएगा, लेकिन 177 किया तो ये नहीं होने वाला, ये सिनेरियो है। तो द आंसर इज कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट आई एम टेलिंग यू, कॉपी पेस्ट। मतलब मैं जो आपको आंसर ब्रेक के बाद भी समझाऊंगा ना, मैं जो मेरे नोट्स से समझाऊंगा वो पूरा नोट्स वो वाला ही नोट्स है जो मैं क्लॉज 49 के लिए बताता। खाली इतना था, क्लॉज 49 के लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया अलग थे, इसमें क्राइटेरिया अलग है। यही एक आंसर तुमको चेंज मिलेगा, बाकी कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये किसको कंप्लाई करना है, वो किसको कंप्लाई करना है, देयर इज नो चेंज। तो बस ये आंसर है भाई, चैलेंजिंग पॉइंट है कि आंसर बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर समरी पॉइंट तेरे को फटाफट समरी बना के तू आंसर याद रख सकता है, इसका है पॉइंट, कंपोजिशन के फॉर्मेट याद रख सकता है। तो LODR रिक्वायरमेंट तेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जिसमें से तेरा पहला क्वेश्चन आता है। ओके सर, क्वेश्चन 9A को रीड मारिए एक बार। एनुमरेट द इश्यूज एड्रेस्ड इन SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर क्या क्या इश्यूज है?
जो जो अपने को अंदर डिस्कस करना है ना वो सारे इश्यूज ही है जो उन्होंने डिस्कस किया है। तो सर क्या क्या इश्यूज है सर, स्क्रीन पे ध्यान दो। कंपोजिशन, जो मैंने आपको बोला, कंपोजिशन ऑफ बीओडी, कंपोजिशन ऑफ एसी, व्हाट इज एसी, ऑडिट कमिटी। थर्ड पॉइंट इज एमडीए, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन, तो देख ले 3 पॉइंट देख ले। पहला कंपोजिशन ऑफ बीओडी, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, उसके बाद है एमडीए, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क वाला फोकस करना रहेगा। आफ्टर दैट ये रिस्क करने के बाद ओके सब्सिडरी कंपनी के डिटेल्स, सब्सिडरी कंपनी के डिटेल्स। आफ्टर दैट ओके डिस्क्लोजर्स, सर डिस्क्लोजर्स किसके रिलेटेड है, बहुत सारे डिस्क्लोजर है, शेयर होल्डर को डिस्क्लोजर देना है, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर देने हैं, ये सारे डिस्क्लोजर देने हैं, वो डिस्क्लोजर्स। तो पहले ये तेरे 5 आइटम थे, 6 आइटम तेरे दिमाग में बैठ जाने चाहिए। 6 आइटम क्या है, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर नहीं, सबसे पहला क्या है, कंपोजिशन ऑफ बीओडी, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, उसके बाद एमडी, एमडी का फुल फॉर्म मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद आता है सब्सिडरी कंपनी, उसके बाद आता है डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स के बाद आता है तू बरोबर काम कर रहा है कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में ओके जैसे मैंने बोला डिस्क्लोजर, वैसे ही समथिंग सम इंफॉर्मेशन नीड टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स, सो इंफॉर्मेशन गिवन टू शेयर होल्डर्स। एंड वन मोर पॉइंट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट नीड टू बी टेकन। नाउ कंप्लायंस सर्टिफिकेट नीड टू बी टेकन फ्रॉम 2 persons. Who are the 2 person? Compliance certificate need to be taken from CEO and CFO. And one more, compliance certificate need to be taken from auditors. बात खत्म। ऑडिटर से कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना है, ये तेरा इश्यूज टू बी एड्रेस है, ये तेरा आंसर है यहां जो मैंने लिखा हुआ है। यानी एलओडीआर के अंदर क्या पढ़ना होगा, ये सारे आइटम पढ़ने हैं। अभी ये सारे आइटम पढ़ने के इसमें तेरे प्रोबेबिलिटी अगर आई भी तो क्वेश्चन की एक की क्वेश्चन की आएगी, तो इसमें से कौन से आइटम ध्यान रखने हैं वो अपन जब अपडेट करते हैं आफ्टर द ब्रेक, उसके बाद आप फिल्टर करके उसमें अपडेट रखिए। सारे के सारे आइटम याद रखना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन ये सारे इश्यूज है। ये पहला क्वेश्चन है, तो एलओडीआर के अंदर व्हाट आर द इश्यूज टू बी एड्रेस, ये तेरे पास इश्यूज टू बी एड्रेस है। तो एलओडीआर के अंदर इश्यूज टू बी एड्रेस में क्या क्या आया तेरे लिए, जो भी आया ये सारे आइटम सारे डिस्कशन करने वाले एलओडीआर है। ओके, अंडर एलओडीआर ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके अभी एक बार एलओडीआर के इश्यूज टू बी एड्रेस क्या क्या है मेरे को बताओ। पहला पॉइंट कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ, उसके बाद क्या है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, उसके बाद क्या था रिस्क ऐसा, उसके बाद क्या था सब्सिडरी कंपनीज, उसके बाद डिस्क्लोजर्स सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स के बाद और एक क्या था ओके इंफॉर्मेशन, एंड उसके साथ में और एक क्या है इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, उसके बाद क्या था कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट किसको किसको सीईओ एंड सीएफओ, एंड लास्ट पॉइंट ऑडिट ऑडिटर्स, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय, यही इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके अब अगले आइटम में तू देखेगा तो देख लो क्या सिनेरियो आया है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो भाई रोल ऑफ ऑडिटर क्या है ओके अंडर ऑडिट कमिटी, और वो सर्टिफिकेशन क्या करेगा मेरे को बताओ। एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर डू यू प्ले रोल इन ऑडिट कमिटी, तेरा और ऑडिट कमिटी का इंटरेक्शन होता होगा क्या कि नहीं होता होगा, होता होगा 100% होता होगा। सर फिर क्या करेगा तू एज ए ऑडिटर, तू ऑडिट कमिटी को एडवाइस किस पे करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एडवाइस करेगा, किस पे करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरा सिनेरियो तू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे करने का, उसको कैसे क्या करना है, उसको ओवरसी कैसे करने का वो देखेगा। आराम से मैं आंसर बता रहा हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस उसको ओवरव्यू कैसे करने का ये बताएगा। तू इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन कर सकता है। मैं वापस बोल रहा हूं, यू आर नॉट कमांडिंग, यू आर गाइडिंग, ऐसा ऐसा करो ऑडिट कमिटी, ये चीज करो ऑडिट कमिटी, ये चीज करो। तो सबसे पहले तू क्या करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर देगा, उसके बाद फाइनेंशियल क्या करेगा रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके बाद कंप्लायंस कैसे होने चाहिए ये चेक कर रहा है। ओके आईसीएस, व्हाट इज आईसीएस बेटा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड लास्ट पॉइंट और एक है रिपोर्टिंग प्रोसेसेस, रिपोर्टिंग प्रोसेसेस हाउ और व्हाट आर द रिपोर्टिंग प्रोसेस टू बी केप्ट इन माइंड, दैट्स इट, दिस इज योर कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड। ऑडिटर विल सपोर्ट इन दिस आइडिया। अभी जो जो आंसर मेरा इधर हो गया ना, तो जब अपन एकेडमिक अपडेट देखेंगे उधर ऑलरेडी डन 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 वाले सिनेरियो में रहेगा, तो याद रखना ये ऑलरेडी कवर्ड है। ओके तो ये वाले सिनेरियो तेरे को इसमें करना रहेगा। सर ऑडिटर नीड टू प्रोवाइड ओके हैज टू कीप, प्लीज डू अंडरस्टैंड, will you drive corporate governance, who will drive corporate governance, audit committee and management, you are not driving corporate governance, you only will okay advise on how corporate governance should be, that's it। ये सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है। जब ये लिखेगा ना यहाँ पर कहीं पर भी ड्राइविंग नहीं है, तो यहाँ पर ये याद रखना he will not be driving, he will be only advising।
एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट ये आप किधर मार्क कर सकते हो मालूम है क्या? यू कैन मार्क ऑन पेज 248. ओके, थर्ड पैरा देखो, थर्ड पैरा, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ पैरा. He can contribute significantly in assisting and advising audit committee. मिला मालिक? वो सारा पैराग्राफ ही आंसर है तुम्हारा मेन. और देखो उसके बाद वाला पैराग्राफ, उसके बाद के बाद वाला पैराग्राफ. The auditor has to keep in mind that his role is not to drive, rather it should only, वो प्रोसेस में खाली असिस्ट करना चाहिए. मेरे को बताओ, वो असिस्ट करेगा या ड्राइव करेगा? असिस्ट. डज ही नीड टू गिव सम कंप्लायंस सर्टिफिकेट? यस. कंप्लायंस सर्टिफिकेट विल बी ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग. कंप्लायंस सर्टिफिकेट विल बी ऑन फैक्चुअल. फैक्चुअली कैसे हुआ है, उसने असिस्ट किया, और एक्चुअली कैसे हुआ है, वो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको हाईलाइट रख लेना है. ओके, देखो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्टिफाइंग कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेट्स टू वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन. यही चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ नहीं करना है. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ये सिनारियो तेरे को फैक्चुअल फाइंडिंग से ऊपर करना है. दैट्स योर कंटेंट विद योर एलओडीआर का सेकंड पॉइंट. एंड तीसरा सिनारियो जो लास्ट पॉइंट है एलओडीआर के इसमें. ओके, बिफोर मतलब ये क्वेश्चन के पॉइंट में मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन समझा क्या? सो एलओडीआर का दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना? पहला क्वेश्चन क्या था रे? इश्यूज क्या क्या है. तो इश्यूज कितने हैं एलओडीआर के? सब तूने देखा. कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, एमडीए, रिस्क मैनेजमेंट, सब्सिडियरी कंपनी, डिस्क्लोजर, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर. उसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट देखा, कोड ऑफ कंडक्ट. एंड कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और दो देखे. ओके, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय सीईओ सीएफओ एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय. मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ये वाला इश्यूज था. सेकंड पॉइंट तूने क्या देखा? सेकंड पॉइंट तूने ये देखा कि भाई अगर ऑडिटर ऑडिट कमेटी में गया, उनके साथ क्या रोल प्ले करेगा, और कंप्लायंस सर्टिफिकेट किस पे चाहिए? कंप्लायंस सर्टिफिकेट खाली एक पे चाहिए, फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पे, और वो असिस्ट करेगा. तो असिस्ट के अपने पॉइंट देखे. तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है तो भाई क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? यानी अभी अपन जो आंसर कर रहे हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट का कर रहे हैं. एंड ऑडिटर वो कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट के लिए क्या करेगा? तो थर्ड क्वेश्चन एक बार रीड मार लो. एज एन ऑडिटर, सी पॉइंट वाला, पंक्ता लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी इन विच नो कोड ऑफ कंडक्ट इज लेड डाउन फॉर इट्स बोर्ड मेंबर एंड सीनियर मेंबर्स. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? कोड ऑफ कंडक्ट कुछ है ही नहीं. मीटिंग जैसे चाहिए वैसे करो, मिलो मत मिलो तुम्हारी मर्जी, कोई 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 कंडक्ट नहीं है. तो उसके लिए क्या करना है? एज एन ऑडिटर ऑफ पंक्ता लिमिटेड, ओके, briefly explain the compliance requirement with respect to code of conduct as per LODR, and what will be your role as a auditor in compliance with above mentioned code of conduct as per LODR. ये तेरे लिए अपडेट करना है. एंड दैट इज योर 248 वाला सिनेरियो. सेम लॉजिक देख ले, एक आंसर है ये, रीड मारना रहेगा. ओके, कोड ऑफ कंडक्ट में यू कैन जस्ट हाईलाइट इट आउट. कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहले यू जस्ट नीड टू, ये ऑडिटर सजेस्ट नहीं करेगा, ये ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए. सबसे पहले द बोर्ड शैल ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट. तो वर्ड याद रखना, ले डाउन. सबसे पहले तुम कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करो. सेकंड, सबके सब कंप्लायंस करना सीखो कोड ऑफ कंडक्ट से. तो सेकंड पॉइंट में आपको मिल जाएगा कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट ऑन एनुअल बेसिस. मिला मालिक? सबसे पहले ले डाउन करो, सेकंड पॉइंट कंप्लायंस करो. थर्ड पॉइंट, ओके, ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, उनके ड्यूटीज के अंदर ये कोड ऑफ कंडक्ट इनकॉर्पोरेट करो. तो थर्ड पॉइंट, इनकॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट इन द ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो तीसरा पॉइंट तुम्हारा, ताकि वो अपने आप कंप्लाई करेगा. चौथा, ये कोड ऑफ कंडक्ट हाईलाइट करो किस पे? वेबसाइट. जो चौथा पॉइंट उन्होंने बोला वेबसाइट पे हाईलाइट करो. और पांचवा पॉइंट, तुम ये डिक्लेरेशन किसने साइन करवाओ? सीईओ. किसमें? एनुअल रिपोर्ट. तो लास्ट लाइन में दो पॉइंट याद रख, एनुअल रिपोर्ट और डिक्लेरेशन कौन देगा? सीईओ. तो कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मैकेनिज्म क्या है तेरा? कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करो. सेकंड, कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लाई कराओ और उसके एनुअल बेसिस पे कंप्लाई होना चाहिए. तीसरा सिनेरियो, ये कोड ऑफ कंडक्ट किसमें इनकॉर्पोरेट करो? ड्यूटीज में. चौथा, ये डिस्प्ले किस पे करो? वेबसाइट. एंड आखिरी पॉइंट, तेरे पास कोड ऑफ कंडक्ट का क्या है? एकदम क्लियर कट है. कोड ऑफ कंडक्ट का तुम्हें डिक्लेरेशन देना जरूरी है एनुअल रिपोर्ट के अंदर. सर, कोड ऑफ कंडक्ट ये हो गया. एज ए ऑडिटर तुझे क्या चेक करना है? एज ए ऑडिटर नेक्स्ट दो पॉइंट है. पहला, तेरे को चेक करना है क्या भाई बोर्ड तूने कोड ऑफ कंडक्ट डाला है क्या? तो पहला पॉइंट तो तू चेक कर रहा है, वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज लेड डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब तू बोलेगा हाँ डाला है हम लोग ने, तो सेकंड में क्या चेक करूंगा? कंप्लाई किया क्या? तो दो ही जो चीज चेक करेगा ऑडिटर यार, कोड ऑफ कंडक्ट है. अगर है ही नहीं तो फिर डालने बोलेंगे अपन.
और डालने बोलने के बाद क्या करेंगे, कंप्लाई। सेम 2 पॉइंट है, तेरे पास 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो एज ए ऑडिटर तेरे को 2 ही चीज चेक करनी है, वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फोकस ऑन कोड ऑफ कंडक्ट आर देयर और दे अफर्म्ड कंप्लायंस। भेजे में गया मालिक, अरे हाँ या ना। सो कोड ऑफ कंडक्ट, एलओडीआर के 3 क्वेश्चन उड़ा दो, ये तीनों क्वेश्चन अपने लिए एलडीआर है। एलओडीआर देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ओके, बिकॉज दिस इज अगेन ए कॉपी पेस्ट आंसर। लेकिन वॉट एवर 3 पॉइंट्स यू स्टडीड ना, दिस 3 पॉइंट्स वर नॉट देयर इन ऑडिट कमिटी एंड क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट। So the in RTP questions they have covered only that question which were not there in clause 49. Okay, और एक खाली स्कोप का जो 49 क्लॉज 49 में नहीं था ना, वही उन लोगों ने आरटीपी में दिया है, और जो एकेडमिक अपडेट्स में ना क्लॉज 49 के साथ सब मिक्स मैच दिया है, बस ये सिनेरियो है। दिस इज हाउ इट दे हैव कवर्ड दिस आरटीपी का पॉइंट, यानी द इंपॉर्टेंस दे हैव फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट। एवरीबॉडी क्लियर? ये कंटेंट अपना कोड ऑफ कंडक्ट एलओडीआर पे होता है। ओके, टेक 10 मिनट का टाइम आउट ले लेते हैं, फिर चालू करते हैं। ओके सर, अभी जो बैलेंस 10 क्वेश्चन बचे हैं, ओए पंटर लोग, 10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 में से कुछ क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा, कंटेंट उसमें से मार्क करा दूंगा, वो आप अपडेट कर लीजिए। ओके, और जो क्वेश्चन है जहां पर अपनी लिखने का रीजन रिक्वायर्ड है या समरी रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, तो इसकी वजह से आप समरी पे ध्यान रख लो, समरी का आंसर अपडेट कर लो, समरी से आपका आंसर फटाफट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और एक है ऑडिट ऑफ सीएफएस। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएफएस में देखेंगे ना तो 3 अमेंडमेंट अपने लिए रहेंगे। एक है सीएफएस बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किस सिनेरियो में नहीं है, तो उसका क्वेश्चन अपने पास अभी नहीं है, वो एकेडमिक अपडेट्स में है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। सेकंड पॉइंट अपने लिए इंड एएस का पॉइंट है, तो इंड एएस 3 जगह एप्लीकेबल है, 3 इंड एएस आपको ध्यान रखना है, वो नाम ध्यान रखना है और नंबर ध्यान रखना है। और तीसरा सिनेरियो जो अपने लिए ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग, तो अभी ये रिपोर्टिंग वाला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सीएफएस की रिपोर्टिंग क्या होगी, सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग को आप ध्यान रख लीजिए। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर देख लीजिए मालिक। रिपोर्टिंग में आपको जब रिपोर्ट करोगे तो आपके क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया, ओके, ऑल कंपोनेंट्स। अब ये समरी बना लेना, क्योंकि ये समरी अदरवाइज ये पूरा रीड करते जाओगे ना, ये टोटल 3 पेज हो जाएंगे, वापस 2-2.5 पेज निकल जाएंगे साइड। ओके, और ये समरी में आपका 2 मिनट में खत्म हो जाता है। ओके, समरी है, रीड मारोगे तो सब वही मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहला ऑल कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय पेरेंट कंपनी ऑडिटर। यानी जो पहला सिनेरियो ऐसा है आपके पास, ये क्राइटेरिया है सर्कमस्टेंसेस। पहला सिनेरियो सारे कंपोनेंट्स का ऑडिट, ओके, पेरेंट ऑडिटर ने किया हुआ है। ओके, सारे सिनेरियो का ऑडिट पेरेंट ऑडिटर ने किया हुआ है। दूसरा सिनेरियो है, ओके, जो कंपोनेंट का ऑडिट है ना, वो कंपोनेंट का ऑडिट कोई और ऑडिटर है, यानी विच इज कॉल्ड अदर ऑडिटर। कंपोनेंट का ऑडिट का अदर ऑडिटर है। अदर ऑडिटर के साथ में कंपोनेंट जो है ना वो डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, यानी एक यूएस में है, एक इंडिया में है, और एक कंपोनेंट मतलब सब्सिडरी वो यूएस में है, यूएस में यूएस गैप यूज फॉलो कर रही है और अपन इंडियन गैप फॉलो कर रहा है। ओके, इसके बाद में जो कंपोनेंट के ऑडिटर है ना, वो कंपोनेंट के ऑडिटर अलग अलग है, और कंपोनेंट का ऑडिटर इज फॉलोइंग डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क। और लास्ट है जो कंपोनेंट है, ओके, वो कंपोनेंट्स के ऑडिट ही नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, ऑडिट नहीं हो रहा है। ओके, इसके अलावा और कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ये 5 परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, और ये अमेंडमेंट है अपने लिए 5 परमिटेशन कॉम्बिनेशन। पहले सिनारे में ये इतने रिपोर्टिंग नहीं था, पहला रिपोर्टिंग एकदम क्लियर था, कंपोनेंट की रिपोर्टिंग कैसे होती है, एक रिपोर्टिंग आंसर ओवर था। अभी अपने लिए 5 रिपोर्टिंग में अलग अलग सिनारे दिया है। 5 रिपोर्टिंग में आप याद रख लीजिए, सबसे पहले इसमें कंपोनेंट ऑडिटर और पेरेंट ऑडिटर दोनों सेम है। ओके, दोनों सेम है, तो ये वही है। दूसरे इसमें कंपोनेंट ऑडिटर कोई अलग ऑडिटर है और पेरेंट ऑडिटर तो अलग ऑडिटर है। तीसरे इसमें उधर का कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट, कौन ऑडिटर है, ऑडिटर गया तेल लेने, दोनों के फ्रेमवर्क अलग अलग है। तीसरा, चौथा, उधर का ऑडिटर तो ऑडिटर दोनों अलग है और दोनों अलग अलग ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहा है, यानी ऑडिटर दोनों अलग अलग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, ओके, दोनों कंपोनेंट का ऑडिट, ओके, जो भी कंपोनेंट है उसके ऑडिट हो ही नहीं रहे, खाली प्रिंसिपल कंपोनेंट मतलब जो भी अपना मेन ऑडिट है उसका ऑडिट हो रहा है। सर रिपोर्टिंग एकदम सिंपल है, कोई दिमाग फोड़ी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक यहां पर। ओके सर, ट्रू एंड फेयर व्यू ही देगा सारे के सारे ऊपर, और ये ट्रू एंड फेयर व्यू कौन देगा, ओके, ये कौन ऑडिटर देगा, यहां पर कितना ऑडिटर है, एक ही, बात खत्म। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज वेल एज इंडिविजुअल स्टेटमेंट विच इज जनरेटेड फॉर दैट पेरेंट कंपनी।
पेरेंट कंपनी के दो स्टेटमेंट बनेंगे, एक उनका खुद का स्टेटमेंट बनेगा और एक सीएफएस बनेगा। ओके, दोनों के इसमें ये ऑडिटर ट्रू एंड फेयर देगा, इससे ज्यादा ये दिमाग फोड़ी नहीं करेगा। तो अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, एक पैराग्राफ लिखा है, लास्ट क्लक्स ये रहेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सीएफएस आर ट्रू एंड फेयर, दैट्स इट। लेकिन अगर कंपोनेंट का अदर ऑडिटर ने काम किया है, तेरा सिंपल सा लॉजिक है, यू शुड अप्लाई 600। 600 कौन सा है याद मालूम है क्या? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। और यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर के अंदर तेरे को याद क्या रखना है? ओके, तेरे को अदर ऑडिटर के अंदर ये अदर ऑडिटर ध्यान रखना है, अदर ऑडिटर और अदर ऑडिटर का ध्यान रखना है। और उसके अंदर तेरे को ध्यान रखना है, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर रिक्वायर कंपिटेंस टू बी चेक। You should coordinate with them, you should communicate with them, you should discuss with them, you should advise them. ये वाला सिनेरियो है। एंड लॉजिकली व्हेन वी डिस्कस, ओके, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट, ये सारी चीजें, एंड अगर तेरे को लगा तो यू कैन विजिट देयर आल्सो, व्हाटएवर इट मे बी। तो ये लॉजिक तेरे को अदर ऑडिटर, ये 600 का लॉजिक है, देयर इज नो अमेंडमेंट इन 600, 600 इज एज इट इज। ओके, यहां पर अदर ऑडिटर का पॉइंट है। ओके, एंड यहां पर तुझे एक और एक पैराग्राफ इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड इंसर्ट ओएम पैराग्राफ। ओएम मतलब अदर मैटर पैराग्राफ 706 के हिसाब से। और ये पैराग्राफ में तेरे को क्या बताना पड़ेगा कि कंपोनेंट का ऑडिट कौन कर रहा है और तू कौन सा ऑडिट कर रहा है, यानी हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड एंड हाउ मच ये परसेंटेज यू आर डूइंग। यानी एग्जांपल, टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे, तेरा टोटल एफएस ये होगा, ये 100% है, जिसमें से 80% के एसेट्स मेरे पास है और 20% के एसेट्स किसके पास है? कंपोनेंट ऑडिटर। दैट्स इट, दिस इज हाउ आई नीड टू मॉडिफाई दिस, आई नीड टू रिपोर्ट। ये रिपोर्टिंग करना होगा। पहले खाली यही रिपोर्टिंग थी, पहले रिपोर्टिंग क्राइटेरिया खाली यही दिया जाता था। और इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट ये लोग ने ये भी कवर किया है कि, मतलब कवर नहीं किया है, ये समझा रहा हूं मैं तेरे को। ओके, ऐसा हुआ तेरे को, यू कांट रिलाई ऑन कंपोनेंट ऑडिटर, इट मे हैपन ना, यू मे नॉट रिलाई, तो सर क्या करना होगा? क्वालिफाई, क्योंकि यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो तेरे को क्वालिफाई करना पड़ेगा, व्हाटएवर इट मे बी। ये सिनेरियो तेरे पास रहेगा इन सेकंड पार्ट। मालिक समझ में आया? तो सेकंड पार्ट का तेरा क्राइटेरिया यही रहेगा। थर्ड पार्ट में क्राइटेरिया एकदम सिंपल है। ओके, थर्ड क्राइटेरिया याद रखना, दिस इज, सर स्क्रीन पे देखो, हाँ स्क्रीन पे देखो एक बार। सर मैंने ऐसा लिखा है कि भाई 100% में से 80% ऑडिट मैंने किया है, 20% उसने किया है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, दिस इज नॉट ए क्वालिफिकेशन, दिस इज ए क्लैरिफिकेशन। This is not a qualification to my audit report. This is not a qualification to my opinion. This is only a clarification. मैं clarification दे रहा हूं कि भाई ये हो रहा है। सर अगर दोनों कंपोनेंट और दोनों प्रिंसिपल जो भी है होल्डिंग कंपनी, ये अगर दोनों डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, ओके, तो तेरे को क्या करना है? तेरे को कुछ नहीं करना है, मैनेजमेंट को करना है। सर मैनेजमेंट को क्या करना है? मैनेजमेंट शुड परफॉर्म गैप कन्वर्जन। ओके, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कन्वर्जन करवाना काम किसका है? ऑडिटर तेरा है या मैनेजमेंट का है? मैनेजमेंट का है। ओके, तो फिर ऑडिटर तेरे को क्या करना है? ऑडिटर यू जस्ट चेक द ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज की एंट्री। ऑडिटर विल चेक एंट्रीज ओनली, एंड दैट एंट्रीज विल बी ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं चेक करेगा। वो कौन सी पॉलिसी चेक करेगा? ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी। बात खत्म। यानी अगर मेरा कंपोनेंट है, उसका दूसरा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है और मेरा फ्रेमवर्क अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दूसरा है, हम दोनों के इसमें मैनेजमेंट का काम होगा कि दोनों को स्ट्रीमलाइन करे। इसको शायद आपने वर्ड सुना हो, हार्मोनाइजिंग। हार्मोनाइजिंग करना मैनेजमेंट का काम होगा। और हार्मोनाइजिंग करने के बाद ऑडिटर को क्या चेक करना होगा कि हार्मोनाइजेशन के बाद वेदर दोनों के दोनों स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है। दैट्स इट। और ये खाली इंडिविजुअल नहीं चेक करेगा, ये कौन सा चेक करेगा? ग्रुप्स वाले सिनेरियो में देखेगा। अगर दोनों डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में आ रहे हैं, तो सर इसमें क्या करना होगा? ओके, ऑडिटर शुड चेक फॉर करस्पॉन्डिंग इंडियन जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी ऑडिट हुआ रहेगा, उस ऑडिट का क्राइटेरिया के सामने करस्पॉन्डिंग इंडियन जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट स्टैंडर्ड सीखने का और उसके हिसाब से मैच कर लेने का, ये ऑडिटर का काम होगा। यानी अगर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग हुआ, मैनेजमेंट का काम। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग हुआ, मैनेजमेंट का काम। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग हुआ, मैनेजमेंट का काम। लेकिन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग हुआ, ये किसका काम? मैनेजमेंट का या ऑडिटर का? ऑडिटर। ये दूसरे पॉइंट पे आ गया। तो फिर तेरे पास दोनों काम अलग अलग डिवाइड हो गए। बस ये मैनेजमेंट का काम रहेगा, ये ऑडिटर का काम रहेगा। दैट्स इट। ये कंटेंट तेरे को ध्यान रखना है। एंड वंस दैट इज डन, एंड लास्ट, अगर कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं हुआ है, यू आर अनेबल टू ऑब्टेन ऐसे ही। अगर यू आर अनेबल टू ऑब्टेन ऐसे ही, तो तेरे पास एक ही स्टैंडर्ड है, 705। दैट्स इट। दिस इज व्हाट योर रिपोर्टिंग पॉइंट इज। यही तेरा अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा आंसर है।
मैं आपको बोल रहा हूं एकदम सिंपल स्ट्रीमलाइन आंसर है, एकदम स्ट्रीमलाइन आंसर है, ज्यादा हेडेक करना भी नहीं आपको। ओके, स्ट्रीमलाइन आंसर क्या क्या है? स्ट्रीमलाइन आंसर एकदम सिंपल है। सबसे पहला, अगर कंपोनेंट ऑडिटर और पेरेंट ऑडिटर दोनों सेम ही है, बात खत्म है, तेरे को ट्रू एंड फेयर देना है। तू दोनों ऑडिटर अलग है तो तेरे को यूज 600 करना है। दोनों पेरेंट कंपनी का और कंपोनेंट कंपनी के, इन दोनों के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। ओके, इसका हार्मोनाइजेशन करने का काम किसका होगा? पेरेंट कंपनी। और लास्ट पॉइंट में, अगर दोनों डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो इसको दोनों को स्ट्रीमलाइन करने का काम किसका होगा? ऑडिटर। एंड लास्ट, अगर ऑडिट ही नहीं हुआ करेगा तो अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो यू शुड मॉडिफाई। बात खत्म, दैट्स योर कंटेंट रिमेंबर्ड। मेरे ख्याल से आंसर मालिक समझा? तेरा आंसर इसी फॉर्मेट में जा रहा है, तेरा आंसर पूरा स्ट्रक्चर इसी आंसर में दिया हुआ है। खाली इतना है कि ये थोड़ा सा लैंग्वेज स्ट्रक्चर कर दिया है, मैंने खाली चार्ट बनाया, इसका लैंग्वेज स्ट्रक्चर है। और वही आपका अगला क्वेश्चन है 10th वाला, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? तो 10th वाला क्वेश्चन तेरा ये रहेगा। 10th वाले क्वेश्चन में एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो 10th वाला क्वेश्चन तेरे पास ये रह गया कंटेंट वाइज, तो कैन जस्ट चेक इट आउट। 10th वाले क्वेश्चन में 10th वाले क्वेश्चन में, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ नवाब लिमिटेड, a listed company which is main supplier to the UK building and construction market with a turnover of 2.9 billion. The company operates through 11 business unit and has nearly 180 branches across the countries. As an auditor, how will draft the report in this case? आगे सारे के सारे आंसर अपन ने जो डिस्कस किए वही है। When the parent auditor is also the auditor of all components, when the parent auditor is not the auditor of all its component, when the component auditor reports on financial statement under accounting framework different than that of parent, component auditor अलग framework में, when the component auditor report under the auditing framework different from that parent, and whether financial statements of one or more components is not audited. मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ऑल क्राइटेरिया समझ में आया क्या? सारा क्राइटेरिया ये सेटअप हो गया। सेम चीजें तुझे लिखनी है, वही सेम चीजें कंटेंट दिया हुआ है। दैट्स व्हाट यू डिस्कस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ बैंक। दिस इज व्हाट यू नीड टू जस्ट स्टडी इट आउट। ये वाला तेरे कंटेंट तेरे को पूरा फुल फॉर्म करना होगा। 11th क्वेश्चन, ये तेरा ओल्ड सिलेबस ही है, न्यू सिलेबस कुछ भी नहीं है। खाली इतना बता दूं, ओके, जब SLR रेशियो देखा जाता है, ओके, पहला क्वेश्चन नंबर 11th A और 11th B ध्यान रखना। जब तू SLR रेशियो देखेगा, SLR रेशियो में डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज चेक करेगा, और डिमांड और टर्म लाइबिलिटीज में तेरे को क्राइटेरिया दिया है कि ये लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या एक्सक्लूड करना है। इसकी लिस्ट है, ये लिस्ट आपको रीड मारनी रहेगी। तो ये क्या क्या इंक्लूड करना है, ये क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ये आपको रीड मारना है, ये रीड करके कंटेंट अपडेट करने ना। एंड सेम लॉजिक दूसरा भी, कंटिंजेंट लायबिलिटी कलेक्टिवली क्या क्या होगी। अगर ये आपने बैंक ऑडिट किया होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें ये है। यूजुअली बैंक ऑडिट और इंश्योरेंस ऑडिट पढ़ना बहुत रिस्की पार्ट है। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये दोनों पढ़ने के बाद एक ही क्वेश्चन आता है, और ये दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं कि प्रोबेबिलिटी अपने आप डिमोटिवेट कर देता है। तो यूजुअली इसके लिए थोड़ा सा फिल्टर करके जो कंटेंट अपने लिए है वो कंटेंट पढ़ लेने में बस वाजिब है। तो फिल्टर कंटेंट में तो ये दो कंटेंट तो पढ़ी लो जो आरटीपी के है, और दूसरा इसमें बैंक ऑडिट और इंश्योरेंस ऑडिट, अनलेस अनटिल यू आर नॉट डूइंग कंप्लीटली, तो डेफिनेटली आप पीएम के जो क्वेश्चंस है ना उतने पढ़ के रख लो, तो एटलीस्ट किस्मत। अगेन ये पॉइंट कितने के लिए? 100% तू देख लेना, बैंक और इंश्योरेंस में तो आएगा क्वेश्चन एक ही। ऐसा भी नहीं है कि मल्टीपल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके लिए। तो टू रीड और नॉट टू रीड, इट इज अगेन योर क्वेश्चन, लेकिन बट कंटेंट जो आरटीपी का है वो अपडेट रख लेना। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज फॉर बैंक, ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन भी वही बोला गया है। While auditing अपना बैंक, you observe that lump sum amount has been disclosed as contingent liability collectively. Collectively, okay, एक साथ में contingent liability करके दिखाई है। You are therefore requested by management to guide them about disclosure requirement of contingent liability. Kindly guide. यानी उनको contingent liability कितने इसमें दिखानी है, तो contingent liability कितने इसमें दिखानी है। बैंक का आंसर यही है, तो उनको contingent liability किसमें इसमें दिखानी है। सबसे पहला claim against bank, ओके, क्लेम अगेंस्ट बैंक है, बट नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट। क्लेम अगेंस्ट बैंक है लेकिन बैंक ने एक्नॉलेज नहीं किया है। दूसरा सिनारियो, ओके, पार्टली पेड शेयर्स, ओके, पार्टली पेड शेयर्स, ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी इनको क्या करना है, एक साथ में दिखानी कंटीजेंट लायबिलिटी, या इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। इसमें जो अमाउंट है ये 3 में डिवाइड करिए, 6 मतलब आगे वाले 6 में डिवाइड करके मेरे को बता दो। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इसमें आप डिवाइड करो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको गारंटी किसी को दी होगी ना बैंक ने, गारंटी किसको किसको दी है वो मेरे को बता दो, उसकी लिस्ट अपने को चाहिए। गारंटी के बाद बिल्स फॉर कलेक्शन आए होंगे आपके पास। अब बिल्स फॉर कलेक्शन भी तो कंटिंजेंट ही है, तो आप बता दीजिए अमाउंट कितना है बिल्स फॉर कलेक्शन का। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपने कोई एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट किया होगा
तो एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट याद रखना, इसके अंदर आपको मसाला कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये विदाउट मसाले कॉन्सेप्ट है। बैंक की वो एक खास बात भी है कि मसाला कुछ भी नहीं है, कंटेंट वाइज बस तेरे को पॉइंट्स याद रखे तो काम खत्म है, लेकिन पॉइंट्स याद रखना ही बहुत सारे आंसर के पॉइंट्स है। तो ये 6 पॉइंट्स में तेरे को कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाना है। मैं बस बोल रहा हूं क्वेश्चन कंटीजेंट लायबिलिटी बैंक कलेक्टिवली नहीं दिखाएगी। ओके तो वो लोग को डिवाइड करना होगा, डिवाइड किस में करना होगा, ये 6 आइटम में डिवाइड करना होगा। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। ये आपका अगला आंसर है विच इज डिफाइड इन द बैंक वाला पॉइंट। तो ये बैंक के लिए आप ये याद रख लीजिए कंटीजेंट लायबिलिटी का सिनेरियो। एवरीबॉडी क्लियर। तो बैंक के 2 क्वेश्चन कर लीजिए। एक है एसएलआर, एसएलआर के अंदर उनको डिमांड टर्म लायबिलिटीज देखनी जरूरी है और लायबिलिटीज में क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है उसकी लिस्ट है। दूसरा कंटीजेंट लायबिलिटी कलेक्टिवली नहीं दिखानी है, उनको डिवाइड करनी है और डिवाइड कितने में करनी है वो 6 पॉइंट में वो डिस्कस कर लिया है। दिस इज योर सेकंड आंसर टू बी रिमेंबर्ड। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर ये रहेगा। भेजे में क्या करें मालिक, अरे हाय ना, ये हो गया तेरा 11th क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड। ओके व्हेन वी डिस्कस अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके अब कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट भी अगर आप देखोगे ना, इट इज अगेन वेरी कंटेंट वाइज वेरी स्मॉल। अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट है, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट और एक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यू कैन अप्लाई कंप्लीटली कंपनीज एक्ट, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी यू कांट अप्लाई। ओके whatever it has been defined, okay, when we discuss or when we perform the audit, okay, of cooperative society, there are specific matters which we need to inform to the register on continuous basis. Okay, वो matters का question आपका अगला है। तो एक बार वो just read, I'm reading that question again, no change, no amendment now। अभी amendment सीधा cost audit में आएगा, तब तक amendment कुछ भी नहीं चल रहा है। Okay, 12th वाला question. During the course of audit, if the auditor notices that there are some irregularities, serious irregularities in the working of society, he may report those special matters to registrars, drawing special attention to that points. In the view of above, you are required, okay, to state the circumstances under which auditor is required to submit the special report to the register of cooperative society. One of the easiest answer, ये आ गया तो किस्मत तेरी। सबसे पहला पॉइंट, अगर ओके पर्सनल प्रॉफिटरिंग हो रहा होगा तो, यानी जो मेंबर है ना, मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो पर्सनल के लिए काम कर रहे हैं, पर्सनल प्रॉफिटिंग के लिए काम कर रहे हैं, बात खत्म। ओके रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। तो पर्सनल प्रॉफिटरिंग ये आपके लिए रहेगा। दूसरा सिनेरियो, इफ देयर इज ए फ्रॉड, तेरे को कुछ भी आंसर नहीं मिला तो फ्रॉड तो हमेशा रहता है, तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। तीसरा, फ्रॉड के साथ और एक कॉन्सेप्ट याद रख, मिसमैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा, बरोबर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, बात खत्म। यू नीड टू, ये रिपोर्ट किसको कर रहा है अपन, रजिस्ट्रार, एंड दिस रिपोर्ट इज स्पेशल रिपोर्ट। ओके एंड लास्ट कॉन्सेप्ट और एक दिया हुआ है, इफ देयर इज एडवांसेस बाय अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर एडवांसेस दिए हुए हैं अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकिन विच इज इन वायलेशंस, बात खत्म, यूनिट टू रिपोर्ट। ये 4 चीजों में रिपोर्ट करनी है, 4 चीज के ऊपर 1 पॉइंट आंसर नहीं है, यानी तू रट्टा भी मार ले तो आंसर खत्म हो जाता है, और आ गया तो किस्मत खत्म। 4 मार्क्स तो तेरे हैं और कुछ भी नहीं है। 4 मार्क्स के लिए तेरे को लिखने का ऑलमोस्ट 2, मतलब 1-1, 2-2 लाइन का आंसर कंटेंट है। तो व्हाट आर द सिनेरियोज वेयर ओके ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार्स ऑन स्पेशल टर्मिनोलॉजी बेसिस। स्पेशल रिपोर्ट कौन से केसेस में देनी होगी? पहला पॉइंट पर्सनल प्रॉफिटरिंग, ओके, दूसरा पॉइंट फ्रॉड, तीसरा पॉइंट मिसमैनेजमेंट, एंड चौथा पॉइंट एडवांसेस गिवन बाय अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दैट्स इट। ये 4 सिनेरियो है। ये कौन से पेज नंबर पे आपका? 254। तो ये आप 254 पे आप चेक कर सकते हो, ये वाले एडवांसेस में ये वाला सिनेरियो है। 4 पॉइंट ये रहा, 4 पॉइंट का सिनेरियो में ये आंसर ध्यान रखो। ओके अगला आंसर एनबीएफसी का सिनेरियो। अगेन दिस इज 2 पांचट आंसर एनबीएफसी के इसमें। ओके पहला क्वेश्चन इज 13A। ओके इट इज फोकसिंग ऑन, एक बार 13A का क्वेश्चन मैं रीड मार रहा हूं जस्ट ओनली फॉर हाईलाइटिंग द आंसर। आंसर इज वेरी सिमिलर टू यू। The RBI restrict the company from carrying on the business of NBFC institution without obtaining a certificate of registration. Therefore, obtaining registration under Section 45IA of the RBI is necessary. Additionally, new clause has been inserted under CARO 16 for commenting whether registration has been obtained if required. Being an expert in the latest provision of CARO, क्या समझ में नहीं आता क्या है? You are required to state the brief audit procedure and reporting to be followed under above mentioned circumstances. ये तेरा कारो का क्लॉज 16 लास्ट पॉइंट है। ओके ये क्लॉज 16 में जो आपने पढ़ा सेम टू सेम लिखना है। और शायद आपको मालूम हो टोटल एसेट्स में फाइनेंशियल एसेट शुड बी मोर देन 50%। ओके जो तेरा प्रॉफिट आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, द इनकम शुड बी मोर देन 50% फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट, देन यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर एनबीएफसी विद आरबीआई अंडर सेक्शन 45A। ओके और उसके बाद तेरे को रिपोर्ट करना है तू रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है या नहीं किया है। दैट्स इट। ये तेरा फॉर्मेट दिया हुआ है। यस बढ़िया। एंड और नहीं है, ये एंड है।
दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं है एक वाला पॉइंट है, दोनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो तेरा पहला टोटल फाइनेंशियल एसेट्स 50% से ऊपर होना चाहिए और टोटल रेवेन्यू जो तेरा आना चाहिए वो 50% फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? यही तेरा सिनेरियो है, सेम कॉपी पेस्ट, नो अमेंडमेंट। ओके, ये आइटम लोग समझा क्या? यस 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 यस। ओके, और अगला क्वेश्चन भी ये वाला पॉइंट है बॉस, पंचड आंसर तेरे आईपीसी का आंसर ही है। हायर परचेस कंपनी है, तू वेरिफिकेशन करने है तेरे को हायर परचेस के ट्रांजैक्शन। ओके, तू क्या करता? तो इसकी एक लिस्ट है, वो आप रीड मार लेना, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं कर रहा। हायर परचेस के इसमें क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ओके, एनीवे हायर परचेस के एंट्री में जो उन्होंने एसेट्स दिए हुए हायर परचेस के अंदर, ओके, वेदर दे हैव बीन डन एक्यूरेटली और नॉट, इसके ऊपर डिस्कशन है। इट इज अगेन पेज नंबर कौन सा है? 255। ओके, तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन 255 बी वाला वेरिफिकेशन प्रोसीजर। तो उसके अंदर वापस वर्ड हाईलाइट कर लो, क्रेडिट वर्थनेस ऑफ हायरर, एक्सपीरियंस, एसेट ओन्ड, पास्ट ट्रैक। फर्स्ट पॉइंट में 4 वर्ड है ये। दूसरे इसमें पेमेंट देख लो, पेमेंट बरोबर मिला है कि नहीं। ओके, तो सेकंड इसमें पेमेंट है। थर्ड, ओके, हाई वैल्यू हायर परचेस, और उसके अंदर सेकंड लाइन में देखो वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो हाई वैल्यू हायर परचेस रहा तो उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट तेरे को चेक करनी जरूरी है। नेक्स्ट इज इफ देयर इज ए फाइनेंस अगेंस्ट व्हीकल, तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंस अगेंस्ट व्हीकल है, तो रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ है वो देखना है। फिफ्थ पॉइंट में तेरे को वापस ये है, ओके, जो भी हायर परचेस पीरियोडिकली दिए हुए हैं तो उसका जो एसेट है उसको पीरियोडिकली वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन वाला पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज तेरे को इंस्टॉलमेंट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन हाईलाइट द इंस्टॉलमेंट हैव बीन रिसीव्ड रेगुलरली। नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या फॉलो किया है। ओके, एसेट जो दिए हुए हायर परचेस पे पूरा पैसा नहीं आया जब तक इंश्योरेंस होना चाहिए एडुकेट, तो लास्ट पॉइंट इज एश्योरेंस, इंश्योरेंस वाला लिया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर तूने गुड्स वापस लिए, हायर परचेस का इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं आया है, तो पेमेंट नहीं आया, तूने वापस गुड्स लिए है, तो वो गुड्स का वैल्यूएशन क्या करना है। तो लास्ट पॉइंट पे वापस गुड्स आया हुआ है उसका वैल्यूएशन पॉइंट है। ये 2 आंसर वापस है, रट्टा मार लो, बात खत्म करो। ओके, यूजुअली लास्ट अगर नवंबर 16 में जिसने अटेम्प्ट दिया है उनके लिए ये मतलब सब नहीं दिया होगा, मतलब ऑलमोस्ट वैसा है। तो जैसा दिया होगा उसमें आपको मालूम होगा निधि कंपनी के बारे में आया था। ओके, इस बार के इसमें अपने लिए एनबीएफसी का सिनेरियो हो सकता है, बिकॉज नाउ दिस इज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एज वेल एज कारो रिपोर्टिंग, तो कैन बी देयर, बिकॉज लास्ट टाइम कारो में से खाली एक ही क्वेश्चन था निधि कंपनी वाला। ओके, बाकी छुटमुट इधर उधर एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन वाला इसमें एक ही क्वेश्चन में है, तो कारो रिपोर्टिंग में ध्यान रखियो। ओके, वन ऑफ द अगेन वेरी फेवरेट, ओके, आईसीडीएस। ओके, आईसीडीएस का वैल्यूएशन कैलकुलेशन तेरे को करना है, इसका रिपोर्टिंग है, तू याद रख ले बस। तेरे को सारे के सारे 10 आईसीडीएस के नंबर याद रखना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको वो मैंने एक मेरे को अपना अभिजीत सर ने इसको मतलब मैंने उनसे ही पूछा था, तो उन्होंने एक तरीका बताया था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर है ना उसके हिसाब से याद रख लो बस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आई डू थिंक पहला है आईसीडीएस 1, आईसीडीएस 2, आईसीडीएस 3, आईसीडीएस 4, आईसीडीएस 5, आईसीडीएस 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें 1 2 7 9 10 11 12 13 और उसके बाद है 16 और 29। ये सिनेरियो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर के हिसाब से उसको ध्यान रखा जाता है। अगर अपन देखते हैं 1 में क्या आ जाता अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 में क्या आ जाता इन्वेंट्रीज, 7 में क्या आता कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन वाला काम हो जाता, 9 में आ जाता रेवेन्यू रिकग्निशन, 10th में क्या आ जाता फिक्स एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है इधर वर्ड, सिक्योरिटीज वर्ड आ जाएगा, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, खाली इन्वेस्टमेंट की जगह सिक्योरिटीज याद रखना है। उसके बाद वैल्यूएशन सिक्योरिटीज, उसके बाद क्या आ जाएगा बोरोइंग कॉस्ट, एंड लास्ट इज प्रोविजंस। ओके, अब ये प्रोविजंस ये तेरे को आईसीडीएस के हिसाब से रिपोर्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है फिजिकल लॉ वाला, क्वेश्चन नंबर 14, इट इज डायरेक्टली आस्किंग ओके दैट आईसीडीएस के हिसाब से रिपोर्टिंग कैसा है। तो खाली अगर इन लोगों ने पूछा है आईसीडीएस, अगर क्वेश्चन आप देखते हो, a leading manufacturing concern valued its inventory followed in a method not in line with the provision of ICDS 2 valuation of inventories. In such situation, discuss the relevant clause of Form 3CD. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म 3CD का 13 ये वाला क्लॉज है, 13 वाले इसमें तेरे को 13 वाले सेक्शन में पूरा डाल देने का है, 13 वाले क्लॉज में डालने का है, और सारे के सारे आंसर लिखते जाने हैं, मतलब हाउ दे हैव रिटन एक्चुअली। ओके, दे हैव डिस्कस अबाउट 13D E and F। 13D के अंदर इसका डिस्क्लोजर है कि अगर इसके वायलेशन है तो वायलेशन हुआ, तो 13E में इसके वायलेशन के डिटेल चाहिए, इंक्रीज है डिक्रीज है।
और 13F में ओके दे विल बी आस्किंग फॉर द टैक्स ऑडिटर टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग लिस्ट, जो भी लिस्ट रहेगी। तो ये तेरा पॉइंट आंसर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दिया हुआ है व्हाट एवर दे हैव रिटन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, पेज 256 और 257। अगर 256 देखोगे ओके यहां पर आपको वो कंटेंट वाइज वो मिल जाएगा। 14th वाला पैराग्राफ क्वेश्चन पेज 256 क्वेश्चन 14th। तो सीधे सीधा 13D 13E 13F ये वाला तेरे को ICDS केस में तेरे को दिया हुआ है, डिस्क्लोजर केस में। ओके व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट फिजिकल लॉ का सिनेरियो एकदम क्लियर है। ओके और फिजिकल लॉ ऐसे भी अपन ऑडिट ऑफ, मैं वैसे भी पढ़ाते वक्त मैं डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें अपने को नफरत है। तो ये इस पे आप मुझसे डिटेल ज्यादा कुछ बोलोगे फिजिकल लॉ छोड़ के आप कुछ भी पूछो मेरे से, सारा चलता। ओके डायरेक्ट टैक्स इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर आई एम वेरी वल्नरेबल। तो आई जस्ट ओनली रिमेंबर, आई ओनली आस्क द सर को, मैं पूछा ये क्या नंबरिंग कैसे ध्यान रखूं, तो सर ने मेरे को ये कंटेंट बताया था, बाकी और कुछ मालूम नहीं। बाकी इससे ज्यादा अपने को एक पैसे से नहीं आता। तो फिजिकल लॉ छोड़ के आप कुछ भी पूछो सब मैं बताऊंगा। फिजिकल लॉ के बारे में कुछ भी मत पूछो। फिजिकल लॉ के बारे में ओके माय ऑब्जेक्टिव मतलब माय ओपिनियन इज क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन फॉर फिजिकल लॉ। तो फिजिकल लॉ आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग, माय फिजिकल लॉ के इसमें ये नहीं है। बस इसके पॉइंट है कि 1 से लेकर 10 तक क्या करना वो नंबरिंग में तेरे को बता देता। नंबरिंग का सिनारियो है, ये नंबरिंग है। और इतना मेरे को 2-3 आंसर मैंने रीड मारने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई, कुछ भी आया ICDS के ऊपर आया 10 के 10 लिख देने के, बात खत्म, तेरे को लिख देने का। और उसके बाद तेरे को 13D 13E और 13F मैंने RTP पढ़ा, RTP के सिनारियो में देखा, मैंने PM देखा और दूसरी टेक्स्ट बुक देखी, सब में आंसर वैसे ही दिया है। ओके 13D 13E 13F बस बात खत्म। यानी कंटेंट वाइज तेरे को मालूम नहीं गया तेरे लेने, डिस्क्लोजर 13D के हिसाब से ये है। अगर इसका आंसर अफर्मेटिव आता है 13E में जाएगा और इसके बाद अगर ये आ गया 13F में जाएगा बस। तो आगे जाने के लिए तेरे को अफर्मेटिव होना चाहिए और उसका एक बार बॉक्स बना के ब्रैकेट बना के लिख देने का। दैट्स योर फिजिकल लॉ। ओके फिजिकल लॉ एंड्स, बात खत्म। ओके कारो का और एक रिपोर्टिंग इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट। ओके कॉस्ट ऑडिट के अंदर भी कॉस्ट ऑडिट नहीं सॉरी कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कारो के अंदर और एक पॉइंट है, आपको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो या ना हो ओके आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके ऊपर रिपोर्टिंग है। और वो आपका अगला क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 का ए। कारो 16 requires the auditor of the company to report whether maintenance of cost records have been specified by central government under section 148 of Companies Act and whether such accounts and records have been made and maintained. You are required to briefly explain the audit procedure to be followed by the auditor and suggest the reporting pattern. Nothing, reporting pattern is very much straightforward. In this case, this is clause, अपने लिए कौन सा आएगा, clause 6th. क्लॉज 6 के हिसाब से यहाँ पर रिपोर्टिंग पैटर्न सिंपल है। ओके कंपनी को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त ओके वेदर दे आर मेंटेनिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड और नॉट, इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर, सप्लाईज, उनके पूरे डिटेल मेंटेन कर रहे कि नहीं, इसका लिस्ट तेरे को देना है और वही लिस्ट का डिस्क्लोजर दिया हुआ है। तो तेरा क्वेश्चन नंबर 15 इज इन सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 15B इज योर अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट बोलने के पहले ओके ये अमेंडमेंट करने के पहले एक सिंपल सा लॉजिक है। ओके कौन सी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ये सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए। ओके कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल किसको है, एक है एप्लीकेबिलिटी का लिस्ट और इसमें 2 सेक्टर है, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। ओके रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड वॉट एवर सेक्टर इसमें, उसके लिए नॉन एप्लीकेबिलिटी में सिनारियो में उन लोग ने क्या बोला हुआ है, अगर आप SEZ में काम करते हो तो आपके लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉस्ट ऑडिट, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके सेकंड, अगर आपका मेजर पैसा एक्सपोर्ट्स हो रहा है और एक्सपोर्ट होने के बाद आपका 70% ऑफ रेवेन्यू कौन से एक्सचेंज में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, आपको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। ओके और तीसरा सिनारियो जो उन लोग ने भी डाला हुआ है ओके यहां पर ओके अगर आपकी कंपनी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये न्यू एंट्री है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ओके थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लान, यानी अपने लिए यूज किया जा रहा है, अपन ने प्लान बनाया हुआ है, अपने लिए यूज हो रहा है और अपने कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है, बाहर वालों के लिए नहीं किया जा रहा है। अगर आपके पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन एंड थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट ओके डेफिनेटली कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। ये तीसरा सिनारियो, तीसरी न्यू एंट्री, ये अमेंडमेंट है अपने लिए।
बाकी सारी चीजें कॉस्ट ऑडिट का पुराना सिनेरियो है, बात खत्म। दिस इज योर कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड। और अमेंडमेंट है तो इन्होंने आरटीपी में भी अमेंडेड क्वेश्चन ही डाला है। इन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, वट एवर इट में भी अगर कॉस्ट ऑडिट पे क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन भी हिट हो सकता है। और आपको आंसर ये लिखना है, ये तीनों लिखना है, और तीनों के बाद ये है केस में, क्योंकि ये कंपनी इज इनटू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव जनरेटिंग प्लान, ओके, इसीलिए इनको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। बात खत्म। वही आपका 15th वाला बी पार्ट है। यू कैन जस्ट फोकस ऑन 15th बी। इलेक्ट्रो लिमिटेड इज इंगेज्ड, कुछ हुआ? Electro Limited is engaged in generation of electricity for captive consumption through captive generating plant. पूरा आंसर कॉपी पेस्ट ही किया उन लोग ने। The company also maintain cost records in their books of accounts as per under cost records and audit rules. Mr. X, friend of managing director of the company, suggested name of his brother who is cost accountant in practice for the purpose of cost audit. However, the statutory auditor of the company is in the view of the is of the view that company is not legally required to conduct cost audit. Now management director is in dilemma about the requirement of cost audit. Being an expert in cost audit, okay, cost record and audit rules, you are required to guide in this regard. Applicable है या नहीं applicable है? पूरा केस स्टडी बताया, फालतू पंचायती किया, पेपर वेस्ट किया, ओके, आंसर एक ही लाइन में मालूम पड़ गया था। कौन से लाइन में? पहली लाइन में। ओके, एप्लीकेबल या नहीं एप्लीकेबल? नहीं एप्लीकेबल। दिस इज अमेंडेड एंट्री। तो ये हाईलाइट करके रख लेना आपके एंड में। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे होगे तो इसके अंदर ये एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री को अमेंडेड रखना। ओके, दिस इज योर कॉस्ट ऑडिट का सिनेरियो। तो कॉस्ट ऑडिट में आरटीपी का आंसर कम खत्म हो गया। स्पेशल ऑडिट के सिनेरियो में आपको दिया हुआ है, स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट में आपको 2 असाइनमेंट दिया हुआ है। एक दिया है एनर्जी ऑडिट। ओके, एनर्जी ऑडिट के अंदर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनर्जी ऑडिटर। ओके, 5 आंसर है। ओके, और दूसरा है सेबी इंस्पेक्शन कब करवा सकता है। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, उसको देखना है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ओके, डिपॉजिटरी के कब इंस्पेक्शन करवा सकता है। तो इसके आंसर ये 2 फॉर्मेट में दिया है। एक तो सबसे पहला पॉइंट उसमें वापस वर्ड मार्क करके लिख लो एनर्जी ऑडिटर का, तो टू पेज 259 के इसमें, ओके, एनर्जी ऑडिटर का की फंक्शन ही है। तो फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट करके सकते हो, कॉस्ट एंड क्वांटिटीज चेक कर सकता है वो। सेकंड पॉइंट ट्रेंड्स ऑफ प्रोडक्शन, एनर्जी ऑडिटर, एनर्जी ऑडिटर के लिए। ओके, 2 ऑडिट है, मालूम है ना आपको, एक एनर्जी ऑडिट है और एक है एनवायरमेंटल ऑडिट। 2 ऑडिट अलग अलग है। एनर्जी का एनवायरमेंट में मिक्स मत करना, एनवायरमेंट का एनर्जी में मत किसना। एनवायरमेंट आया तो पोल्यूशन के हिसाब से याद रखना। हाँ, ये मतलब उसके सारे आंसर तेरे को पोल्यूशन के हिसाब से मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को बचाने का। एनर्जी में कंजर्व एनर्जी के कॉन्सेप्ट है, तो इस समय एनर्जी के रिसोर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट है कॉस्ट क्वांटिटी, सेकंड है ट्रेंड है, थर्ड एनर्जी डेटाबेस फॉर्मेट, क्या सिनेरियो रहेगा। चौथा कंप्लायंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड फॉर अटेंशन फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई एरिया है क्या जहां पर इन्वेस्टिगेशन लगेगा। ओके, एंड लास्ट इज प्रिलिमिनरी रिव्यू एक्चुअली। तो प्रिलिमिनरी रिव्यू इज लाइक एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ मास एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स, एक्शन प्लान, एंड लास्ट इज और एक रिकमेंडेशन ऑन गोल सेटिंग। ये फंक्शंस ऑफ एनर्जी ऑडिटर है, लेकिन ये एनर्जी ऑडिटर अपने लिए मोटा मोटी अभी काम नहीं करता। लास्ट टाइम पे स्टॉक लास्ट टू लास्ट वाले इसमें भी निकल गया ये आंसर, तो रिपीटेशन वाला आंसर है आरटीपी में, तो ये रिपीटेशन में चांसेस कम रह सकते हैं एनर्जी ऑडिटर का, तो इग्नोर कर सकते हो इस आंसर को। दूसरा और एक आंसर है सेबी का, लेकिन सेबी से ज्यादा म्यूचुअल फंड का आंसर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आंसर दोनों सेम रहता। ओके, ये दोनों के दिनों में सेम रहेगा। म्यूचुअल फंड में भी सेम आंसर है, कहीं पर भी चेंज नहीं है। सेबी इंस्पेक्ट करने कब बोलेगा, जब तू काम सही नहीं करेगा तब। जब तू काम सही करेगा तो तेरे को इंस्पेक्शन आएगा क्या? नहीं। तो सेम लॉजिक है यहां पर। ओके, सेबी इंस्पेक्शन करने क्यों बोल सकता है? सबसे पहले उनको ये इंश्योर करना है कि तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किए हुए हैं वो दे आर मेंटेन्ड एज पर रेगुलेशन। तो पहला पॉइंट याद है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज पर रेगुलेशन। दूसरा सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कंप्लेंट्स तेरे को मिल रही है, डिपॉजिटरी तेरे को कंप्लेंट मिल रही है, वो कंप्लेंट तू कैसे हैंडल कर रहा है, द कंप्लेंट्स व्हिच आर लॉज्ड एंड हाउ यू आर हैंडलिंग दैट कंप्लेंट, ये चेक करने के लिए बोल सकता है, ये इंस्पेक्ट करने बोल सकता है। ओके, टू असर्टेन वेदर प्रोविजन ऑफ एक्ट कोई कंप्लाई किया है कोई नहीं कंप्लाई किया है, ये असर्टेन करना है, सेबी इंस्पेक्शन करने बोल सकता है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन क्या था, सेबी इंस्पेक्शन करने कब कब बोल सकता है? तो पहला इंस्पेक्शन करने बोल सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है कि नहीं बरोबर। सेकंड, तुम्हारे पास जो कंप्लेंट आया है वो कंप्लेंट बरोबर तुमने ये फॉलो अप किया है कि नहीं, तुमने कैसे लॉन्च किया हुआ है।
तीसरा, तुमने प्रोविजन ऑफ एक्ट कंप्लाई किया कि नहीं। एंड लास्ट पॉइंट, जो तुम्हारे सिस्टम है, जो तुम्हारे प्रोसीजर्स है, एंड जो तुम्हारे टाई जो भी पार्ट रहेगा, वेदर दे आर इनटू सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, ओके, और द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट, ये देखना है। लॉजिकली आपको ये मालूम है ना, सारी चीजें सेफगार्डिंग होनी चाहिए। तो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स आर इन प्लेस विच आर एंश्योरिंग द सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड पार्टिसिपेंट्स, दे आर, वो चेक किया जाता है। ये चार इसमें सेबी इंस्पेक्शन करने बोल सकता है। सेम आंसर विल बी फॉर म्यूचुअल फंड्स। सेबी कैन इंस्पेक्ट, सेबी कैन कमांड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो हार्डली रेदर देन यहां पर डिपॉजिटरी का आया हुआ है, तो सेबी के राइट टू इंस्पेक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो सेम आंसर, सेम पॉइंट, खाली इतना फर्क होगा ये आंसर में, जैसे अपन ने लिखा हुआ है, ओके, सारे प्रोविजंस ऑफ एक्ट, यहां पर अपन ने डिपॉजिटरी लिखे हुए हैं, वहां पर आपको क्या लिखना है, म्यूचुअल फंड्स, बात खत्म, वही पॉइंट पे आएगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। और यहां पर डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, वहां पर इन्वेस्टर्स लिखते हैं, बाकी और कुछ नहीं। सेम आंसर तेरे को ये याद रखना है। तो तेरे चार वर्डिंग्स पे तू ध्यान रख ले, चारों वर्डिंग्स तेरे सेम हो जाएंगे। दैट्स व्हाट योर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, दिस इज व्हाट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसके बाद जो आता है अपने लिए लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचता है, मेन पॉइंट, जो अमेंडमेंट दो है, एक है 610 वाला और एक है प्रोफेशनल एथिक्स वाला। बाकी तो कंटेंट मोटा मोटी तो आपका सेम सिनारियो है। अब 610 वाला विच इज ऑल्सो वेरी हीटेड कॉन्सेप्ट, मतलब एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है एलओडीआर के बाद। अगर बात करूं 610, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी है, ओके, आप प्लीज ध्यान रखिए। ओके, ये लास्ट, मतलब ये अगर मैं बात करूं तो लास्ट कॉन्सेप्ट इंटीग्रिटी वाला। ओके, 610 में जनरल इवैल्यूएशन पॉइंट है, ओके, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पॉइंट है, एंड तीसरा सिनेरियो डायरेक्ट असिस्टेंस है। पहला पॉइंट पूरी तरह अमेंडेड जो है वो डायरेक्ट असिस्टेंस है, पूरी तरह अमेंडमेंट, पूरा अमेंडमेंट। पहला और दूसरा ये अमेंडेड है, लेकिन पूरा आंसर अमेंडेड नहीं है, मॉडिफिकेशन हल्का है, हल्का इधर आंसर इधर से उधर लेके गए लोग। ओके, तो तेरा जनरल इवैल्यूएशन मॉडिफाइड हुआ है आंसर, लेकिन आंसर याद रख ले। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन आंसर याद रख ले। और लास्ट पॉइंट डायरेक्ट असिस्टेंस। नेक्स्ट 5-7 मिनट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले। सबसे पहला पॉइंट, तू अगर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना चाहता है, वो पंटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना चाहता है, तो तेरे को पहले ये पता करना है इंटरनल ऑडिटर का जो फंक्शन है, जो डिपार्टमेंट है तेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जिस क्लाइंट की बात कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो फंक्शन स्टेटस क्या है, वो फंक्शन में जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्टेटस क्या है, वो फंक्शन में जो काम कर रहे बंदे वो लोग कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और उनका अप्रोच क्या है। यानी जनरल इवैल्यूएशन में तेरे को 3 पॉइंट देखने हैं। ओके, 3 पॉइंट क्या देखने हैं? सबसे पहला तेरे को देखना है ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, उसके बाद देखना है कॉम्पिटेंस, और उसके बाद देखना है तेरे को अप्रोच। जनरल इवैल्यूएशन में तेरे को ये 3 चीजें चेक करनी है। मैं वापस समझा रहा हूं, जनरल इवैल्यूएशन में 3 चीजें क्या चेक करनी है। सबसे पहले क्या चेक करना है तेरे को? ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस। इंटरनल ऑडिटर का ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस क्या है, उसको इज्जत दी जा रही है कि नहीं, क्या उसकी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसको ये बोला जा रहा है तू इतना ही काम कर, इससे ज्यादा देख मत, दिमाग फोड़ी मत कर। ओके, अगर ऐसा होगा तो उसका काम यूज करके फायदा थोड़ा है तेरे को। दूसरा, क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है वो काम करने के लिए। मालूम पड़ा भाई प्रभु अपना इंटरनल ऑडिटर है मेरा वो। ओके सर, आप मेरे को बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस तोड़, उसको मैंने दूसरा कोई काम नहीं दिया है, उसी इज फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कोई स्कोप लिमिट नहीं कर रहा हो, ठीक है सर। नाउ यू आस्क मी कॉम्पिटेंस, ओके ही इज TYBA बैचलर इन आर्ट्स, तो कहीं ना कहीं कंपिटेंट नहीं है ना यार। ही मे बी पर्सन बट कंपिटेंस कहीं ना कहीं लैक हो रही है यार उसके पास। वो ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, ही इज नॉट हैविंग ए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। कहां से हो रहा होगा, CP आवर्स किधर कर रहा होगा, वो कहीं नहीं है भाई। ये पॉइंट है, तो मेरे लिए कंपिटेंस देखना जरूरी है। तीसरा सिनेरियो, मेरे को उसका अप्रोच देखना जरूरी है। सर अप्रोच मतलब क्या? डज ही फॉलोइंग फोकसिंग ऑन क्वालिटी कंट्रोल, डज ही फोकसिंग ऑन डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट। ये हो गया फंक्शन। मैं वापस बोल रहा हूं, ये जनरल क्राइटेरिया है। पंडर लोग जनरल क्राइटेरिया, जनरल क्राइटेरिया मैं वापस समझा रहा हूं, जनरल क्राइटेरिया। जनरल ये हुआ, जनरल ये हुआ, ये हुआ तो उसका काम यूज करेंगे। ये 3 में से एक भी ना हुआ ना मालिक, काम यूज नहीं करना है। ओके, ये सिनेरियो हुआ। सर स्पेशल क्राइटेरिया क्या हुआ? स्पेशल क्राइटेरिया सुन, जनरल हा हो गया, जनरल हा हो गया। अब उसने 10 काम किए, 10 काम किए, 10 में से जो भी काम मुझे यूज करना है ना, उसमें स्पेशल क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा।
एग्जाम्पल, पेरोल का काम उसने किया हुआ है, पेरोल का टेस्ट, इट इज अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, पेरोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया हुआ है, ओके उसने सेल्स का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया है, परचेस का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया हुआ है, ओके इन्वेस्टमेंट का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया है, ये सब क्राइटेरिया है। अब उसका काम यूज करना कि नहीं करना, जनरल क्राइटेरिया मैंने चेक कर लिया। अब उसके काम में मुझे पेरोल यूज करना है, पेरोल के लिए मुझे और 3 चीजें देखनी पड़ेगी पेरोल के लिए, और पेरोल के लिए 3 चीजें क्या देखनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग कैसा हुआ, उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ, उसका सुपरविजन कैसा हुआ, उसका रिव्यू कैसा हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा हुआ। यानी पेरोल के लिए बंदे ने प्लानिंग किया, पेरोल के लिए बंदे ने परफॉर्मेंस किया, बंदे ने भाई रिव्यू किया, सुपरविजन हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ क्या, बरोबर, बात खत्म। फिर अच्छा ये है, ठीक है, क्या उसने SAE ऑब्टेन किया क्या, व्हाट इज SAE, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या उसने ऑब्टेन किया क्या, बोला हाँ ठीक है, अच्छा उसने ये उसका कंक्लूजन जो दिया उसने, इज इट कंसिस्टेंट विथ ऑडिट एविडेंस, जो उसको एविडेंस मिले हुए क्या उसके साथ कंसिस्टेंट है, अगर है तो फिर उसका काम यूज करूंगा। ये 3 चीजें, ये मॉडिफिकेशन है, ये अमेंडमेंट है, लेकिन तेरे को देखना होगा, मैं वापस बता रहा हूं, ओके प्लानिंग, परफॉर्मेंस, सुपरविजन, रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, सुपरविजन, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, सुपरविजन, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा पॉइंट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड तीसरा कंक्लूजन इज इनकंसिस्टेंट विथ ऑडिट एविडेंस। अरे मलिक, मतलब इसका मतलब मैं ये 3 चीजें देखूंगा स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में। पंटर लोग यानी लॉजिकली सबसे पहले उसका काम यूज करना कि नहीं करना, जनरल इवैल्यूएशन, काम यूज करना है। अब काम यूज करना है किसका करना है, परचेस का काम, किसका यूज करना है, पेरोल का, किसका यूज करना है, सेल्स का, ठीक है। अब सेल्स का यूज करना है तो ये 3 पॉइंट, परचेस का यूज करना है तो 3 पॉइंट, ओके परचेस का सेल्स का या परचेस का जो भी है, तीनों का मेरे को यूज करना है, ये तीनों पॉइंट, तीनों में 3-3 बात देखेंगे, ये मेरा लॉजिक रहेगा, दैट्स व्हाट योर क्राइटेरिया टू बी फोकस्ड ऑन। ये तेरा सिनेरियो हो गया विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। मालिक समझ में आया, ये हो गया तेरा स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। अब सीन समझ ले, जनरल इवैल्यूएशन सही है क्योंकि इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जनरल इवैल्यूएशन सही है, कैन आई यूज द स्पेशल इवैल्यूएशन नाउ, यस। पेरोल चेक किया, पेरोल में मेरे को तीनों पॉइंट मिले स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन के 3 पॉइंट पेरोल में सही मिले, आई एम यूजिंग। परचेज में नहीं मिला, कैन आई यूज फॉर परचेज, नहीं, बट कैन आई यूज फॉर पेरोल, यस, ये सीन है। यानी स्पेसिफिक इवैल्यूएशन अगर एक आइटम के लिए नहीं मिला और दूसरे आइटम के लिए है, चल जाएगा। अब बात करते हैं उसका कंपिटेंसी नहीं है, बाकी ये सब मिल रहा है, बाकी सब मिल रहा है, चलेगा क्या, बात खत्म। यानी ये जनरल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, यानी ऐसा है अगर जनरल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है ही नहीं ना, आगे बात ही नहीं करना है। मालिक समझ में आया। और अगर जनरल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन देखेंगे, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन मिला तो फिर यूज करेंगे, नहीं मिला तो नहीं यूज करेंगे। स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन है, वो है आपका अगला कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट असिस्टेंस। सर 610 ने सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये किया, आज की डेट में एक्सटर्नल ऑडिटर, नाम उन लोग ने एक्सटर्नल ऑडिटर यूज किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ना यूज करके, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को कमांड दे सकता है कि तू मेरे बिहाफ पे या मेरे लिए तू ये काम करके ला। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट असिस्टेंस। यानी इमेजिन, मतलब कंटेंट वाइज नाउ एक्सटर्नल ऑडिटर कैन टेल इंटरनल ऑडिटर ओके कि मेरे लिए, मेरे को ये काम करके दे दे, तू मेरा जो काम था ना वो तू कर। ओके सर, इसमें ऐसा हो सकता है इंटरनल ऑडिटर मना करे, हाँ मना किया तो फोर्स नहीं कर सकता, बोलेगा नहीं तू 610 के अंदर तू करेगा ही करेगा, वो करने को रेडी होगा तो ये होगा, क्योंकि करेगा कौन, क्या नहीं करेगा ये सब डिस्कशन है, लेकिन उसने मना किया, बात खत्म। लेकिन क्या मैं कमांड कर सकता हूं, आंसर इज यस। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले वाज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, राइट नाउ आई एम टेलिंग इंटरनल ऑडिटर व्हाट यू डू फॉर मी। ओके, अब 610 क्या बोलता है, सर्टेन केसेस है जहां पर तू ये नहीं कर सकता। Did you understood? First of all, 6110 says you can command internal auditor that you perform certain activities for me. लेकिन there are certain cases where you should not perform the activities for मतलब for external auditor. That cases you need to understand. सर कौन से cases? वो cases ही आपकी लिस्ट है। सबसे पहला, जहां पर अमाउंट, जहां पर जजमेंट इन्वॉल्व होगा। मेरे को बताओ, जहां पर जजमेंट इन्वॉल्व होगा, इंटरनल ऑडिटर को थोड़ा ना बोला जाएगा यार तुझे ही काम करना होगा, बिकॉज देयर इज अ जजमेंट इन्वॉल्व। बिकॉज जजमेंट, योर जजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का जजमेंट में डिफर ना मालिक, बात खत्म। दूसरा सिनारियो, ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, ओके आरएमएम ज्यादा है, आरएमएम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, अब तू इंटरनल ऑडिटर को काम करने बोलेगा क्या उधर, बात खत्म, नहीं होएगा। ओके आरएमएम ज्यादा है। तीसरा सिनारियो, आरएमएम के बाद जजमेंट हो गया, आरएमएम हो गया। तीसरा सिनारियो, ओके ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो तू नहीं बोल सकता। यानी what they can do only normal audit procedures, they cannot do any specific or additional audit procedures।
नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, लॉजिक भी है रे डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी के लिए। अरे डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज बेसिकली ऑडिटर जजमेंट, तो जजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, इफ एक्सटर्नल ऑडिटर थिंक्स देयर इज अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इफ देयर इज अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी अगर इंटरनल ऑडिटर के लिए जो भी काम कर रहा है उसको थ्रेट है उसके ऑब्जेक्टिविटी पे और उसके कॉम्पिटेंस पे, मैं उसका काम यूज नहीं करूंगा। मैं वापस बता रहा हूं, आपके स्क्रीन पे जो आंसर लिखा है या मैंने जो आंसर अभी डिस्कस किया है, ये आंसर क्या है? ये आंसर ऐसा है कि जहां पर मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकता हूं, सॉरी काम मतलब मैं उनको काम करने बोल सकता हूं मेरे बिहाफ पे? नहीं। मेरा क्वेश्चन ये एकदम सिंपल है, क्या मैं उनको काम करने बोल सकता हूं मेरे बिहाफ पे? यस। कौन सा स्टैंडर्ड बोलता? 610। ये एवरीबॉडी एग्री? ओके, अब मेरा सिनेरियो ये है, ओके, सर्टेन केसेस है जहां पर मैं उनको मैं उनको बोल नहीं सकता कि मेरे लिए ये काम करो। वो केसेस कौन से हैं? वो केसेस आपके स्क्रीन पे लिखे हैं। सबसे पहला, जहां पर जजमेंट इन्वॉल्व है। दूसरा सिनेरियो, जहां पर आरएमएम ज्यादा है। तीसरा, सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स जो स्पेसिफिक रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए होते हैं। चौथा, जहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी कैलकुलेशन है। एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? ओके, जहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि भाई यार ये बंदे की वजह से अब मुझे थ्रेट है। किस पे थ्रेट है? ये ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस पे। ओके, अब मैं क्वेश्चन मालिक समझा गया ये पॉइंट? ओके, कैन एक्सटर्नल ऑडिटर गिव कमांड इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर? पहले ऐसा नहीं था, ये 610 में पहली बार आया। डिड यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ओके, बट इन देयर आर सर्टेन एनवायरमेंट जहां पर ये नहीं बोल सकता, और वो एनवायरमेंट आपको समझ में आना चाहिए। बस मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक? अरे हाँ या ना? ओके, अब थोड़ा थोड़ा लगा स्क्रीन पे अंडरस्टैंड कर। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कैलकुलेशन करना है, क्या ये बोल सकता है उसको? वाई? जजमेंट है। भेजे में गया मालिक? ओके सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरे बिहाफ पे तू कर ले, कर सकता है? नहीं कर सकता तो मेरे को रीजन चाहिए। रीजन तो लगेगा ना, रीजन के बिना थोड़ा ना तुम नहीं बोलोगे यार। मटेरियलिटी किधर है एक्सटर्नल कंफर्मेशन में? मटेरियलिटी तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का सैंपल सिलेक्शन में। मैं थोड़ा ना सैंपल सिलेक्ट करने बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस बंदे के साथ एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके ले। सिग्निफिकेंट रिस्क सुनना है, सिग्निफिकेंट रिस्क का तो क्राइटेरिया है। सी अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज एन एविडेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय ऑडिटर। अभी अगर इंटरनल ऑडिटर होगा, इंटरनल ऑडिटर अंदर का बंदा है ना, कैन देयर बी ए थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी? 100% यस। इसीलिए लास्ट पॉइंट की वजह से नहीं हो सकता। तो सर फिर इंटरनल ऑडिटर को बोल क्या सकता हूं? ओके, उसको चेक करने बोल सकता हूं, कंट्रोल्स चेक कर ले। सेकंड, उसको एसओडी चेक करने बोल सकता हूं। एसओडी मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ऑथराइजेशन राइट्स चेक करने बोल सकता हूं। आप समझे? दैट्स इट, दिस इज व्हाट ये सिनेरियो। फर्क इतना ही है जो आज के डेट में आया है 610 में, सबसे बड़ा फर्क यही है, पहले ना उसने जो किया था उतना ही यूज करता था, अभी है ना उसको वापस करने बोल सकता हूं मेरे लिए। दैट्स इट, मेरा काम थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, बस यही सिनेरियो है। बट लेकिन लॉजिक याद रखना, और यही क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपके लिए तोड़ एलडीआर है। मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं, स्टैंडर्ड का जो जो अमेंडमेंट है वैसे ही एलडीआर रहेगा। ओके, दो क्वेश्चन तो आपको स्टैंडर्ड ही निकाल देगा। एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17th A and 17th B. You can read it out. 17th A and B. Mr. A is appointed as a statutory auditor of XYZ Limited. XYZ Limited is required to appoint internal auditor as per statutory provision given in Companies Act 2013 and appointed Mr. B as its internal auditor. The external auditor, Mr. A, asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating significant accounting estimates by the management and assessing the risk of material misstatement. माँ कसम, यानी खुल्लम खुल्ला ये बोल रहा है, तू ही पूरा कर, मैं बैठता कॉफी पीता। Okay, so A point, discuss whether Mr. A, statutory auditor, can ask direct assistance from Mr. B, internal auditor, as stated above in the view of auditing standard. Answer is yes or no. यही है क्वेश्चन ने इधर कंफ्यूजन किया है। तू है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, तू लग गया, तेरे आंसर यस, तू क्या लिखेगा मालूम नहीं पड़ेगा। ओके, उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट है ना मेन क्वेश्चन में डाल दिया, और नीचे खाली तेरे को ये हाईलाइट किया कि डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं ना, वो ले सकते हैं, लेकिन ये किस पार्ट में पूछ रहे हैं? ऊपर के जो एलिमेंट डिस्कस किए उस पार्ट में डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं क्या? ओके, तो इधर आंसर क्या होगा? ए का आंसर इज नो। अब क्वेश्चन वापस पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन का सबसे बड़ा लफड़ा है, लास्ट में तेरे को लगेगा दे आर आस्किंग वेदर डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है कि नहीं। वो ये नहीं पूछ रहा डायरेक्ट असिस्टेंस ओके
from B internal auditor as stated above. ऊपर जो डिस्कस किया है, अब ऊपर किसके लिए डिस्कस किया है? देखो थर्ड लास्ट लाइन पढ़ो. The external auditor Mr. A asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating accounting estimates by the management and assessing risk of material misstatement. समझ में आया क्या? यानी इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है या नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता है. क्यों नहीं ले सकता है? यहां पर क्या प्रॉब्लम है? अमाउंट ऑफ जजमेंट. तेरे को आंसर पूरा ही लिखना पड़ेगा, 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे तेरे को आंसर में. तो लास्ट में तेरे को लिखना है ए में, ही कांट टेक डायरेक्ट असिस्टेंस इन द प्रेजेंट केस बिकॉज देयर इज एन जजमेंटल पॉइंट इन्वॉल्व एंड सेकंड देयर इज एन असेस्ड आरएमएम. एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ और एक मेरे ख्याल से समझा क्या? मेरा पहला क्वेश्चन, अगर तेरे को खाली इतना ही क्वेश्चन है, कैन इंटरनल ऑडिटर टेक एन डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटर? सॉरी, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन टेक एन डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर. तेरा आंसर यस रहेगा, कुछ भी केस नहीं आए तो. लेकिन मैं बोल रहा हूं, कैन एक्सटर्नल ऑडिटर टेक एन डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर फॉर एस्टिमेट्स, फॉर आरएमएम? पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप रीड मार लीजिए. Will your answer be different if Mr. A asked direct assistance from Mr. B, internal auditor, with respect to external confirmation request and evaluation the result of external confirmation procedures? Can he take direct assistance here? Answer is no. Why? Why no? There is a threat to objectivity of internal auditor. मेरे ख्याल से मालिक समझा? अरे हाँ या ना? That's what your answer is. New entry, which is very LDR. तो ये LDR आप रीड मार लेना, ये कंटेंट वाला देख लेना. मेरे मालिक समझा क्या? Yes buddy. The answer is the only answer you need to write the threat to objectivity. यानी you are telling him to perform certain procedures where his objectivity may become bias. He may become bias opinion. Okay, because now अभी example external confirmation क्या बोलता है? Directly obtained by auditor. लेकिन now he is going to internal auditor. Internal auditor किसका बंदा है? मेरा बंदा है या अंदर का बंदा है? अंदर का. अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता है ना. एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाले ने बोला मैं नहीं मानता, मेरा इतना अमाउंट नहीं बचा है. अब वो मैनेजमेंट को बोल सकता है. ही में मॉडिफाई. अल्टीमेटली मेरे लिए ऑडिट एविडेंस मेरे लिए नहीं रहेगा ना, मेरे लिए क्रिटिकल रहेगा. थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, ही में मॉडिफाई, ऐसा सिनारियो रह सकता है. ये पॉइंट है. एंड लीगल प्रोसीजर करने बोल रहा हूं. ओके, एंड लीगल प्रोसीजर में क्या होता है? ओके, आई विल क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन. ओके, आई विल कंपेयर विद एक्चुअल एंड डिफरेंस इज अनयूजुअल, आई विल इंक्वायर. मैं उसको बोल रहा हूं तू इंक्वायरी कर. नहीं चलेगा भाई, इंक्वायरी तेरे को करनी पड़ेगी. वो इंक्वायरी करके छोड़ देगा, वो खुद इंक्वायरी करके आंसर खुद ही डालेगा. सामने वाला बोलेगा तू ही लिखना साले, इंटरनल ऑडिटर तो हमारा ही ऑडिटर है ना, लिखना. वही बोलेगा. मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट. तो ऑब्जेक्टिविटी है, बाकी सब थोड़ा है. पर थ्रेट टू इज ऑब्जेक्टिविटी. उसने जो काम करना है उसको काम में इंपैक्ट हो सकता है. दैट इज डिफाइंड. मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? दैट्स व्हाट इज कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड. 17 क्वेश्चन एलडीआर है आपके लिए. 18 क्वेश्चन आप देख सकते हो. 18 क्वेश्चन में मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ. 18 क्वेश्चन एंड 20th क्वेश्चन, ये दोनों शॉर्ट नोट्स और ये दोनों सेम इजी है, ओल्ड सिलेबस है.